हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं परसेंटेज का प्रैक्टिस सेशन 2। इसके अंदर मैं काफ़ी क्वेश्चन आपको करवाऊंगा और ये सेशन थोड़ा लंबा होने वाला है। मैंने देखो परसेंटेज के प्रैक्टिस सेशन में आपको काफ़ी क्वेश्चन करवाए। परसेंटेज की 5 लेक्चर मैंने आपको दिए, उसमें मैंने सारे कंसेप्ट आपको करवाए। अब मैं चाहता हूँ कि आप नोटबुक और पेन लेके साथ में बैठें। जो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा उसको पहले पॉज करें, अपना खुद का सॉल्यूशन बनाएं। अगर फर्स्ट टाइम में आपका आंसर सही आता है, 100% आंसर सही आ गया मान लो, और टाइम भी आपको कम लग रहा है, तो मेरा सॉल्यूशन मत देखो। क्योंकि सबसे बेस्ट मैथमेटिक्स में पढ़ने का तरीका यही होता है, अगर आप किसी क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम में और बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ कम टाइम में सोल्व कर पा रहे हो, तो फिर आपको किसी टीचर का सॉल्यूशन देखने की जरूरत नहीं है, फिर आप कंफ्यूज होगे। ठीक है, तो अगर आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है या आपका आंसर गलत आ रहा है या आपको लगता है कि मेरा मेथड ऐसा है कि अब तो मैंने निकाल दिया कैसे जैसे तैसे करके, लेकिन एग्जाम में मैं इसको नहीं निकाल पाऊंगा, तो आप मेरा मेथड देखिए। ठीक है, तो सबसे बेस्ट तरीका आपका ये रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना परसेंटेज का प्रैक्टिस सेशन नंबर 2। इसमें देखो क्या कहता है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन पढ़ो। द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ ए नंबर इंक्रीज्ड बाय 20% एंड द वैल्यू ऑफ दैट नंबर डिक्रीज्ड बाय 25% इज 36। पहले तो इसका मतलब समझ आना चाहिए। इसका मतलब ये कहता है कि एक नंबर को आप 20% से क्या है बढ़ा दो। ठीक है, 20% से बढ़ाओगे तो बताओ वो नंबर कितना हो जाएगा? 120% हो जाएगा। फिर कहता है 25% से घटा दो तो कितना हो जाएगा? 75% हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस कहता है 36 है, यानी इसका डिफरेंस कितना है? 36 है। बस यही आपको लैंग्वेज समझनी थी और आपको नंबर निकालना है। नंबर का मतलब 100% निकालना है। तो बताओ 120 में से 75 घटाओगे 45% आ गया। अगर 45% की वैल्यू 36 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 36 को 45 से डिवाइड करके और आप 100 से क्या कर देना? गुना कर देना, है ना। 4 और ये 5, 30 20 चौके 80। तो नंबर कितना आ जाएगा आपका? 80। तो वो नंबर कितना है आपका? 80 है। ठीक है, तो लैंग्वेज का खेल था सारा। लैंग्वेज समझो, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखो। ऐसा क्वेश्चन आपने बुक में बहुत देखा होगा और बच्चे इस क्वेश्चन से घबराते हैं ना। मैं बताता हूँ कैसे करते हैं इजिली। ए नंबर इज इंक्रीज बाय x%। एक नंबर को x% बढ़ा दिया। टू गेट बैक टू द ओरिजिनल नंबर इट इज़ टू बी रिड्यूस्ड बाय x% से बढ़ा दिया। अब वापस पहले वाली संख्या प्राप्त करने के लिए कहता है उसको कितना घटाया जाए। मैंने आपको ये तरीका बताया था। मैं आपको पहले x की एक पर्टिकुलर वैल्यू लेके बताता हूँ। ठीक है, मान लो x कितना है आपका? 20 है। मान लेते हैं हम x कितना है? 20 है। 25 मान लो, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो x 25 है, यानी आपने पहले नंबर को 25% से क्या है? इंक्रीज कर दिया। 25 का मतलब क्या? परसेंट का मतलब क्या होता है? 1/4। यानी आपने नंबर को क्या कर दिया? 4 से 5 कर दिया। अब मुझे बताओ, अगर आपको वापस ओरिजिनल नंबर चाहिए तो आप क्या करोगे? आप 5 से 4 करोगे। ये तो आपका बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं। वापस कितना करोगे फिर? 5 से 4, है ना। समझ गए? 5 से 4 का मतलब है आप उसको कितने घटाओगे? 1 घटाओगे 5 के पीछे, यानी कि 20% घटाओगे। तो या तो आपके पास तरीका क्या है कि इस x की वैल्यू को आप क्या मान लो? 25 मान लो, कुछ भी मान लो, 10 मान लो, 15 मान लो, 20 मान लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यानी आप x को 25% बढ़ाओ, इस नंबर को 25% बढ़ाओ तो आपको घटाना कितना पड़ेगा? 20%। और यही पूछा है कि कितना घटाना पड़ेगा। तो x को मैंने कितना मानना है? 25%, और आंसर कितना है मेरा? 20%। तो आप ऑप्शंस में 25 पुट करके देख लो x को, और जो आंसर आपको 20 दे वही आपका क्या है? सही ऑप्शन है। ठीक है, तो पुट करके देखते हैं। देखो 25 पुट करोगे, मेरे को बताओ ये कितना हो जाएगा? 35, और ऊपर कितना आ जाएगा? 250। ये तो कटता ही नहीं है पूरा, है ना। तो आंसर तो क्या है अपना? 20 है ना। तो फिर इसको तो रिजेक्ट कर दो। यहाँ पे देखो x को 25 पुट करोगे, ऊपर कितना आएगा आपका? 2500, और नीचे कितना आ जाएगा? 125। बताओ ये कट गया क्या? ये 20 पे कट गया। तो यही आपका क्या है? ऑप्शन है। बस खत्म। इस तरीके के क्वेश्चंस को, इससे बेस्ट मेथड सोल्व करने का हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये सबसे इजी मेथड है। और अगर आप पूरा मेथड प्रॉपर मेथड से करना चाहते हैं तो वो भी बता देता हूँ मैं आपको। मैं तो कहता हूँ एग्जाम्पल लेके करो, और एग्जाम्पल भी ऐसा लो जिसमें आपकी वैल्यू जो है ना वो फ्रैक्शन में ना आए। और ये सब आपको तब पता लगेगा जब आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होएगी। एक बच्चे को क्लियर ये पता होता है कि एक नंबर को अगर हम 25% बढ़ाएंगे तो वो 125 बन जाएगा। ठीक है, अब 125 को 20% घटा दो, मतलब उसका 1/5 घटा दो, तो दोबारा से 100 आ जाएगा। तो इसलिए मैंने 25% जानबूझ के लिया। ठीक है, तो प्रॉपर मेथड इसका क्या है? देखो हमें पता है x% बढ़ाने का मतलब क्या होता है। देखो 100% तो नंबर पहले ही होता है, 100% तो नंबर पहले ही होता है, यानी कि वो नंबर 100 से कितना हो गया बताओ? 100 + x हो गया।
100 से बच्चा कितना हो गया 100 प्लस x हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक, ठीक है। जैसे 10% बढ़ाते हैं तो 10 से क्या होता है 11। अब अगर आप x% से बढ़ाओगे तो पहले 100 था तो अब 100 प्लस x हो गया। अब वापस वहीं आने के लिए आपको 100 प्लस x से कितना करना पड़ेगा कम, आप बताओ कितना करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा। कितना कम करना पड़ेगा 100, ये कितना 100 करना पड़ेगा है ना, ये 100 करना पड़ेगा। तो आपने कितना घटाया बताओ, x घटाया है ना, x घटाया कितने के पीछे, यानी आपको कितने परसेंट घटाना पड़ेगा बताओ, x घटाना पड़ेगा डिवाइड बाय 100 प्लस x और इनटू में 100, क्योंकि परसेंटेज निकालते हैं ना। जैसे 10 से 8 करना हो तो कितने परसेंट घटाते हैं बताओ, 2/10 इंटू 100 ऐसा करते हैं ना। इसमें देखो 100 प्लस x से अपने को 100 बनाना है, यानी कितना घटाना है x घटाना है। इनिशियल वैल्यू कितनी 100 प्लस x इंटू 100, तो देखो वही आ गया ना 100x अपॉन में 100 प्लस x। तो आंसर आपका यही आ गया। चाहे आप डायरेक्ट मेथड से निकाल लो, लेकिन मेथड से निकालने से बेस्ट है कि वैल्यू को मान के करना, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन वैल्यू अज्यूम करके आप इजीली सोल्व कर सकते हो, ये वही क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए विलेज इज 3:2। मतलब एक गांव में बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो कितना है 3:2 है। जो क्वेश्चन में कंडीशन या इन्फॉर्मेशन गिवन होती है उसको लिखते जाओ। 30% ऑफ द बॉयज़ एंड 70% ऑफ द गर्ल्स अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन टू दैट नॉट अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन इज सेम इन द सेम एग्जामिनेशन। ये क्या कहता है देखो, 30% तो बॉय एग्जामिनेशन में अपीयर हुए है ना, मतलब 30% लड़कों ने एग्ज़ाम दिया और 70% लड़कियों ने एग्ज़ाम दिया। आपसे पूछा क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन। नंबर ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट का मतलब टोटल स्टूडेंट, यानी कि टोटल कितने स्टूडेंट एग्जाम में अपीयर हुए, एक तो उसका रेशियो, किससे नॉट अपीयर्ड इन द सेम एग्जामिनेशन, कितने अपीयर नहीं हुए। तो पहले तो मुझे बताओ अपीयर कितने हुए, ये कैसे निकालोगे, ये आप कैसे निकालते हो कितने अपीयर हुए। देखो इस 3 को 30 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा आपका 90, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 140, और नीचे दोनों रेशियो का क्या होता है सम है ना 5। तो ये कितना आ गया आपका 230 अपॉन में 5, 230 को 5 से डिवाइड करो, 5 4 जा, और आपका कितना बच गया 5 6 जा है ना। तो यानी कि 46 बच्चे क्या हुए हैं अपीयर हुए हैं। ये किसका रेशियो आपका अपीयर का, ये अपीयर का है ना। तो यानी कि टोटल 46% स्टूडेंट क्या हुए बच्चों अपीयर हुए हैं। तो मुझे बताओ टोटल तो कितने होते हैं 100% होते हैं, टोटल कितने होते हैं 100%। तो बाकी जो 54% रह गए वो क्या हो गए नॉट अपीयर्ड है ना, ये आपके क्या रह गए नॉट अपीयर्ड। आपसे रेशियो किसका पूछा है अपीयर्ड और नॉट अपीयर्ड का, यानी कि 46:54, 2 पे काट दो 23:27, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। और ये क्वेश्चन तो मैंने आपको बहुत बताए हैं कि करते कैसे हैं इनको है ना। चाहे आप एलिगेशन से कर दो, एलिगेशन से भी ईजी है। देखो बॉयज़ कितने अपीयर हुए 30%, गर्ल्स कितनी 70%, और बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो कितना है 3:2। तो मुझे बताओ ये जो डिफरेंस होता है 40 का, एलिगेशन में बताऊंगा मैं आपको, इसको किस में बांटते हैं आप 3:2 में है ना, 3:2 में, यानी कि छोटे वाले में ऐड कर दो। देखो ये छोटा नंबर है ना, और 5 रेशियो की वैल्यू कितनी है 40, 1 की वैल्यू कितनी 8, तो 2 की वैल्यू कितनी है 16, 30 में 16 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 46, और यही 46 देखो मैंने यहाँ से निकाला है, और यही आप एलिगेशन से निकाल सकते हो। तो जिस बच्चे ने एलिगेशन पढ़ा है वो एलिगेशन से कर दो, नहीं पढ़ा तो ये बेस्ट मेथड होता है ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का, ठीक है, बस खत्म। इसमें देखो क्या कहता है, इन एन ऑफिस 40% ऑफ द स्टाफ इज फीमेल। कोई एक ऑफिस है उसमें फीमेल और मेल का आपको रेशियो दे रखा है, 40% वहाँ पे फीमेल काम करती है, तो बाकी 60% क्या हो गए बच्चों मेल हो गए, ठीक है। अब मैं कहता हूँ आप इनका ना रेशियो निकाल लिया करो, आपको रेशियो से मतलब होता है 2:3 है, क्योंकि आंसर आप देखो ऑप्शन के आपको परसेंटेज में गिवन है, इसका मतलब आपको एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं पूछी, एक कंपेरेटिव वैल्यू पूछी है, ठीक है। 70% ऑफ द फीमेल स्टाफ एंड 50% ऑफ द मेल स्टाफ आर मैरिड, यानी कि फीमेल में कितना 70% स्टाफ और मेल में कितना 50% स्टाफ क्या है मैरिड है। तो आपको परसेंटेज बतानी है ऑफ दी अनमैरिड स्टाफ। अनमैरिड स्टाफ की परसेंटेज मेरे को बताओ, पहले अगर मैं पूरे स्टाफ की परसेंटेज निकाल दूँ जो कि क्या है मैरिड, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या दे रखा है देखो मैरिड की दे रखी है, ठीक है। तो अभी मैंने बताया था उसी मेथड से निकालो, 70 × 2 प्लस में 50 × 3 अपॉन में 2 प्लस में 3 है ना, यही होता है। तो ये कितना आ गया 150 और ये कितना आ गया आपका 140, 290 हो गया। 290 को 5 से भाग करोगे तो कितना आएगा 58%, कितना आ गया 58%, यानी कि पूरे ऑफिस का 58% स्टाफ क्या है मैरिड है, लेकिन आपसे क्या पूछा है अविवाहित यानी कि अनमैरिड। तो बताओ अनमैरिड कितना हो जाएगा, टोटल 100% स्टाफ होता है उसमें से 58% अगर मैरिड है तो
बाकी जो 42% क्या रह गया, ये आपका अनमेरिड हो गया। ठीक है, यही आपको इस क्वेश्चन का आंसर है। तो पिछले जैसा बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, एज इट इज ऐसे कैसे क्वेश्चन है, कोई भी चेंज नहीं है। इसमें देखो क्या कहता है, ये भी वही क्वेश्चन है। इसमें कहता है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए कॉलेज इज दिस। मैं ये क्वेश्चन इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ कि जिस बच्चे को एलिगेशन लगाना आता है वो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस साथ साथ में कर सके, ताकि ये परसेंटेज की भी रिवीजन हो जाए और एलिगेशन की भी हो जाए। ठीक है ना, तो आपका 20% एलिगेशन खत्म हो जाएगा आज ही। तो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो कितना है कॉलेज में, 3:2। ये है, मतलब 3 अगर लड़कियां हैं तो 2, 3 अगर लड़के हैं तो 2 क्या है, लड़कियां हैं। ठीक है, 20% बॉयज़ और 25% गर्ल्स क्या है, अडल्ट है। अडल्ट का मतलब मान लो उनकी एज के हिसाब से देखें तो क्या है, 18 साल से ऊपर के हैं वे। द परसेंटेज ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु आर नॉट अडल्ट। वही सेम क्वेश्चन देखो, पिछले क्वेश्चन में क्या था, मैरिड और अनमैरिड के बारे में बात थी। अब की बार क्या है, अडल्ट और नॉट अडल्ट के बारे में बात है। तो कोई फर्क थोड़ी है दोनों में। ठीक है, ये हो गया। तो कितना हो जाएगा बताओ, 3 × 20 + 2 × 25 डिवाइड बाय 3 प्लस में। तो देखो ये कितना हो गया 60 और ये कितना हो गया 50। 110 को 5 से भाग करोगे कितना आ गया 22, यानी कि 22% बच्चे क्या है पूरे कॉलेज में अडल्ट है। अडल्ट तो मुझे बताओ 100 में से 22 माइनस कर दूं, 78% क्या हो गया आपका नॉट अडल्ट। ये क्या हो गया बच्चों, नॉट अडल्ट। तो यही आपके आंसर है। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, नॉट अडल्ट। तो मैंने 3 क्वेश्चन करवा दिए लगातार, तीनों क्या है, एलिगेशन के हिसाब से। अच्छा, किसी बच्चे को ये समझ नहीं आया ना कि ये मैं कैसे कर रहा हूँ इस चीज़ को। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 3 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं, आप इनको क्या कर लो, 300 और 200 मान लो। अब तो कोई फ़र्क नहीं है, 300 और 200 मान लो या 30 और 20 मान लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने 300 और 200 मान ली। अच्छा, अडल्ट कितने हैं बताओ, 20%, यानी कि 60 तो लड़के अडल्ट है ना, और 25% इसका कितना होता है, 25 दूनी 50, 50 लड़कियां अडल्ट है। टोटल कितने थे, 500 स्टूडेंट में से मुझे बताओ कितने अडल्ट है, 110। तो नॉट अडल्ट कितने हो गए, नॉट अडल्ट आपको हो गए 390 है ना, 390 है नॉट अडल्ट, आउट ऑफ कितने 500 × 100। तो बताओ वही 78% नहीं आ गया क्या, वही 78% आ गया आपका यहाँ से। ठीक है, तो चाहे आप ऐसे कर लिया करो, लेकिन आप मानने की बजाय सबसे बेस्ट मेथड रहता है ये वाला। ठीक है ना, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहता है देयर इज ए रेशियो ऑफ 5:4 बिटवीन 2 नंबर्स। 2 नंबर है, एक मान लो ए है एक बी है, उनमें 5 और 4 का अनुपात है। ठीक, ये आपको गिवन है। इफ 40% ऑफ द फर्स्ट नंबर इज 12, यानी कि पहले नंबर का 40% अगर मैं निकालूं तो वो 12 है, देन व्हाट वुड बी 50% ऑफ द सेकंड नंबर। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इसमें x लगा दो दोनों तरफ, है ना, x की वैल्यू निकल जाएगी तुरंत। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या गिवन है आपको, 40% ऑफ द फर्स्ट नंबर इज 12, यानी कि 40% ऑफ फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 12, ये आपको गिवन है। तो बताओ x की वैल्यू नहीं निकाल सकते, बल्कि x क्यों, आप सीधा 5x की निकालो, है ना, फर्स्ट नंबर। 40/100 क्या हो जाएगा, 100/40, 20 पे काट दो, 6 और 6 पंजे 30, यानी कि फर्स्ट नंबर आपका कितना आ गया 30 आ गया, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो ये बताओ कितना है 30, तो x की वैल्यू 6 है, तो ये कितना हो गया 24। और आपको निकालना क्या है, 50% निकालना है सेकंड नंबर का, तो इसका 50% यानी कि हाफ कितना हो गया 12। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं, देखते ही हमारे को समझ आना चाहिए कि हमें प्रोसीड कैसे करना है। ठीक है, इसमें देखो क्या कहता है, द प्राइस ऑफ राइस हैज़ इंक्रीज बाय 60%। चावल की कीमत में 60% की वृद्धि होगी। इन ऑर्डर टू रिस्टोर द ओरिजिनल प्राइस, अब उसके प्राइस को वापस वही लेके आना है पहले वाला। द न्यू प्राइस मस्ट बी रिड्यूस्ड बाय, नए प्राइस को कितने % से कम करना चाहिए। वृद्धि होगी 60 की, यानी कि 100 से कितना हो गया 160। अब मैंने आपको बताया हुआ है क्वेश्चन में, अगर कोई चीज़ आपने 100 से 160 कर दी और दोबारा वहीं लेके आनी है, तो फिर दोबारा उसको 160 से 100 कर दो, हो जाएगी, है ना। यानी कि 60 क्या कर दो कम, 60 कम कर दो किसके पीछे, 160 के पीछे, इनटू में 100। तो आपका आंसर आ जाएगा, देखो 4 पे काट दो, और 25 का 150/4, यानी कि 75/2, यानी कितना आएगा 37.5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें कहता है व्हाट % ऑफ ए डे इज 30 मिनट्स, यानी कि 30 मिनट पूरे दिन का कितने प्रतिशत है। तो ये मिनट है, तो पूरे दिन में भी क्या बना लो आप, मिनट बना लो। मुझे बताओ पूरे दिन में जो घंटे होते हैं वो कितने होते हैं 24, तो मिनट कितनी होएगी 24 × 30, है ना, 24 × 30। तो बताओ 30 मिनट, इस 24 × 30 मिनट का कितने प्रतिशत है, यही तो पूछा गया आपसे, है ना। इनटू में 100 कर दो, ये कैंसिल आ गया, 4 से कैंसिल कर दो, 4 6 जा 25 4 जा, तो 25 कितना आ गया आपका 6। ऑप्शन गलत है या हमारी कोई मिस्टेक हुई है। देखो एक दिन में मिनट कितनी होती है, सॉरी मैं ये 30 कर गया, 60 होती है ना, तो ये कितनी हो जाएगी आपकी 60। 2 से और भाग हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा।
25 को 12 से भाग कर दो, 12 दूनी 24, तो 25 को 12 से भाग ही कर लो, है ना। 25 को 12 से भाग करोगे, 12 दो बार जाएगा ये, और फिर कितना आएगा आपका पॉइंट, और फिर ये कितना आ जाएगा 0 0, और 12 में 112 8 96। तो देखो यही आपका आंसर आ जाएगा ना, 2.083 के लगभग। देखो और करना पड़ेगा अपने को, 2.083 ये क्या है आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें कहता है ए मैन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम। ये इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग वाला क्वेश्चन है, ठीक है। 60% अपनी इनकम का क्या है, खर्च कर देता है। तो देखो एक्सपेंसेस, सेविंग्स और इनकम, ठीक है, ये है, ये अपना क्या है, खर्च करता है एक आदमी। 60% खर्च करता है, मतलब एक्सपेंडिचर 60 है तो सेविंग कितनी होगी बताओ, 40, ये हो गया। इनकम क्या होगी, इंक्रीज होगी 15% से। इनकम 15% बढ़ गई और एक्सपेंडिचर भी 15% बढ़ गए, तो मुझे बताओ इनकम 15% बढ़ गई तो 115 होगी, एक्सपेंडिचर 15% बढ़ गए तो 15 छिके 90, यानी कि ये कितने हो गए, 69 हो गए। सेविंग कितने परसेंट बढ़ेगी या घटेगी, ठीक है। 169 में से ये 115 में से 69 घटाओ आप, है ना, तो 23 दूनी 46, 46 बचेगा, यानी कि पहले सेविंग 40 थी, अब कितनी होगी 46, 6 बढ़ गई, अपॉन में 40 इंटू में 100, तो 20 पे काट दो, 6 पंजे 30, 30 को 2 से भाग करोगे 15%, तो 15% सेविंग क्या हो जाएगी, इंक्रीज। मैंने आप लेक्चर देख लेना सेकंड, जिसमें मैंने आपको इनकम एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन कराए थे, उसमें इस क्वेश्चन को सोल्व करने के मैंने 3 मेथड बता रखे हैं, आप किसी से भी कर लेना, ठीक है। आप एलिगेशन से भी कर सकते हैं। एलिगेशन से क्या होगा, एक्सपेंडिचर, एलिगेशन से कैसे होएगा, एक्सपेंडिचर और सेविंग का क्या लिख लो आप, रेशियो लिख लो, एक्सपेंडिचर और सेविंग, इसका रेशियो कितना है बताओ। रेशियो आपका हो गया 60 और 40, यानी कि 3 और 2 है। एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा आपका, आपकी इनकम बढ़ी 15, इनकम होती है बीच में, एक्सपेंडिचर बढ़ा 15, तो आपको सेविंग निकालनी है, ठीक है। सेविंग निकालनी है तो सेविंग निकल जाएगी यहाँ से। एलिगेशन से क्या है, आप सेविंग बहुत आसानी से निकाल सकते हो, 15 छिके 90, ये ठीक है। तो आप एलिगेशन से निकालो, यहाँ पे हमने कहाँ मिस्टेक किया है, 60% का मतलब 3:2, इनकम भी कितनी बड़ी इसकी 15, और एक्सपेंडिचर भी कितने बड़े इसके 15, और हमारे को निकालनी है सेविंग। तो एलिगेशन से ये तो 15 - 15 करेंगे तो क्या आएगा आपका, 0 आ गया। ये 0 कैसे हो सकता है, 60% इनकम क्या करता है, वो स्पेंड करता है, ये तो हो गया। इनकम इंक्रीज होगी 15% से, एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गए 15% से, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द सेविंग। यहाँ हमने क्या किया, 60 40 100, इनकम 15% बढ़ेगी, नहीं 15 रुपये बढ़ेगी। खर्चा कितना बढ़ गया आपका, खर्चा आपका बढ़ गया 15%, और 15% 60 का कितना होता है 9 रुपये, यानी 69 हो गया। तो यहाँ से आप करोगे तो कितना आएगा आपका 115, 31 31 और 15 46, ये भी ठीक है। 6 बढ़ गया 40 के पीछे, तो कितना हो गया 20 5 30 15%, सेविंग कितनी बढ़ गई आपकी 15% सेविंग बढ़ गई। और यहाँ से फिर क्यों नहीं आ रहा अपना क्वेश्चन का आंसर, इनकम बढ़ गई 15%, एक्सपेंडिचर बढ़े 15%, सेविंग कितनी बढ़ेगी, और इसमें एक्सपेंडिचर है इसका कितना 60 और सेविंग कितनी है 40, यानी कि 3:2 आ गई। तो इसमें हम करेंगे ये 15 और 15, हम मान लो माइनस करते हैं x - 15 और 15 माइनस नहीं, ये तो इससे तो क्या आ जाएगा आपका इनफाइनाइट आ जाएगा, नॉट डिफाइंड आ जाएगा। तो भाई इस क्वेश्चन में मिस्टेक लग रही है, कहीं ना कहीं स्टेटमेंट के अंदर मिस्टेक होनी चाहिए, क्योंकि एलिगेशन में ये दोनों अगर 15-15 बढ़ेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। एक 15 बढ़ गया, एक 15। एलिगेशन तो हम तभी लगा सकते हैं ना जब एक ये वाली जो बीच वाली वैल्यू होती है ये 1 से बड़ी हो और 1 से क्या हो छोटी। अब एक अगर ये वैल्यू किसी के सेम हो जाएगी तो हम एलिगेशन लगा ही नहीं सकते, है ना। इस क्वेश्चन में ये फैक्ट है कि हम एलिगेशन लगा नहीं पा रहे, क्योंकि एलिगेशन कब लगता है जब ये जो बीच वाली वैल्यू होती है ये 1 से बड़ी हो और 1 से क्या हो छोटी। इक्वल होगी तो आपको पता है क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और 0 आ गया तो फिर क्या है आंसर या तो 0 होगा या क्या होगा इनफाइनाइट होगा। तो दोनों केस पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो फिर एलिगेशन हम इस क्वेश्चन में नहीं यूज कर सकते, क्योंकि एलिगेशन की कंडीशन है कि जो ये मिडिल वाली वैल्यू होती है 1 से बड़ी 1 से छोटी होना पक्का लाजमी है, इक्वल भी नहीं हो सकती। तो इक्वल होगी तो मतलब एलिगेशन हम नहीं लगा सकते, ठीक है। तो इसको बेसिक मेथड से आपको करना पड़ेगा। तो कई बार क्या होता है ना, हम कोई नई चीज़ के बारे में सोचते हैं तो कोई नया फैक्ट निकल के आ जाता है, वहाँ से ना पता लगता है अपने को कि यहाँ से एलिगेशन क्यों नहीं लगा पाए हम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वही इनकम एक्सपेंडिचर वाला कंसेप्ट है। ए मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम। 75% का मतलब होता है ये क्या हो गया एक्सपेंसेस, ये क्या हो गया आपकी सेविंग्स, है ना।
ये हो गया। 75% खर्च करता है, मतलब 75 और सेविंग होगी 25 और इनकम कितनी होगी आपकी 100, यही है। इनकम बढ़ गई कितनी 20% से और एक्सपेंडिचर बढ़ गई कितने 10% से। तो मैं क्या करता हूँ इसको, देखो एक्सपेंडिचर का मेरे को 10% निकालना है, ये क्या आ जाएगा फ्रैक्शन में आ जाएगा, है ना। आप क्या करो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 से मल्टीप्लाई कर लो। अब फ्रैक्शन में नहीं आएगा क्योंकि 150 आ गया और 150 का 10% मेरे को निकालना आता है 15 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इनकम 20% बढ़ गई, 200 थी, 200 से 20% बढ़ गई 240 होगी। एक्सपेंडिचर 10% बढ़ गए, 150 का 10% यानी 165 हो गया। अब मुझे बताओ इसमें से ये घटाओगे तो सेविंग आपकी कितनी बच गई, पहले कितनी थी 50, अब कितनी होगी 35 और ये कितनी होगी 75। तो 50 से 75 होगी, 25 बढ़ गई, 25 बढ़ गई किसके पीछे 50 के पीछे 1/2 यानी कि 50% सेविंग आपकी बढ़ जाएगी। यही आपका क्या है आंसर आ जाएगा, ठीक है। एलिगेशन से करना चाहो एलिगेशन से भी हो जाएगा। एलिगेशन से देखो कैसे होएगा, एक्सपेंडिचर और सेविंग इनका रेशियो कितना है 3:1, क्योंकि ये 75 और ये कितनी है 25 है। अच्छा इनकम कितनी बढ़ी 20%, बीच में लिखो। एक्सपेंडिचर कितने बढ़े 10, सेविंग कितनी बढ़ी पता ही नहीं। अब देखो ये 20 बड़ा है ना, तो 20 बड़ा, बड़े में से आपने छोटा घटाया होगा तो 10 आया होगा, यानी 1 की वैल्यू 10 तो 3 की वैल्यू कितनी 30। यहाँ पे तो 20 बड़ा है तो यहाँ पे x बड़ा होएगा, यानी x में से 20 आपने घटाया होगा तभी तो कितना आया होगा 30, x की वैल्यू कितनी आ गई 50। देखो यहाँ से हमने एलिगेशन से आंसर निकाल दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एलिगेशन लगाना पॉसिबल था। इसमें देखो क्या कहता है, ये क्वेश्चन वही है पीछे वाला, बस इसमें आपको ये जैसे पहले गिवन होता था कि इनकम 50% बढ़ गई 20% बढ़ गई, अब की बार इसने थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर दिया। यहाँ पे कहता है ए मैन स्पेंड्स 5700 रुपये आउट ऑफ हिज इनकम 8550, इतनी इसकी इनकम है और उसमें से इतना इसने खर्च कर दिया। मेरे को देखते ही पता लग रहा है कि ये इसका जो है ना, ये जो वैल्यू है ये 5700 की 1.5 गुना है ना, ये 1.5 गुना पता लग रहा है अपने को। इसका आधा कितना होता है 2850 और 2850 इसमें जोड़ दोगे तो आपका 8550 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये आदमी अपनी इनकम का क्या है 2/3 खर्च कर रहा है। तो इसका जो एक्सपेंसिस है वो बच्चों कितना है 2 है, अगर इनकम कितनी है इसकी 3 है, तो यानी कि सेविंग कितनी है 1। पता लग रहा है क्लियर। तो पिछले बार क्वेश्चन में आपको जो रेशियो गिवन होता था ना कि 75% ये खर्च करता है, अब की बार क्या है वो 2/3 खर्च करता है, यानी कि 1/3 क्या करता है सेव करता है, ठीक है। अब इनकम और एक्सपेंडिचर बढ़ गए दोनों कितने थे, एक 19% और एक 13%। तो क्या कर लो आप 100 लगा दो इसके आगे, है ना, ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। इनकम बढ़ गई कितनी 19% बढ़ा दो, यानी कि 300 तो थी, 19% यानी कि 57 और बढ़ गई। एक्सपेंडिचर बढ़ गए 13%, 200 तो थे ही, 13 दूनी 26। अब मुझे बताओ ये 57 और ये 26 जो गैप हो गया वो क्या है, सेविंग बढ़ी ना, क्योंकि इनकम तो आपकी 57 बढ़ी लेकिन खर्चे कितने बढ़े आपके सिर्फ 26। तो जो एक्स्ट्रा 31 रुपये वो आपने बचा लिए, तो 100 के पीछे 31 की सेविंग बढ़ गई, तो कितनी परसेंट बढ़ गई 31%, है ना। सेविंग कितनी बढ़ गई 31% बढ़ गई। आप इसको एलिगेशन से भी कर सकते हो। मैंने आपको पहले बताया था कि प्रैक्टिस सेशन में मैं स्पीड थोड़ी ज़्यादा रखने वाला हूँ, क्योंकि अब भी अगर मैं उसी स्पीड से करवाता रहूँगा तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। आपको आदत डालनी पड़ेगी कि थोड़ी सी तेज़ स्पीड के अंदर पढ़ने की। तो एलिगेशन लगाएंगे एक्सपेंडिचर और सेविंग। एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो कितना है 2:1। इनकम बढ़ी 19, एक्सपेंडिचर बढ़े 13, ये निकाल दो। अब बताओ 19 में से 13 गए 6, तो ये 6 होनी चाहिए, 2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 12। अब मुझे बताओ यहाँ पे ये 19 बड़ा है तो यहाँ पे x बड़ा होना चाहिए, x में से 19 घटाओगे कितना आ गया 12, x की वैल्यू कितनी आ गई 31%, है ना। ये 31% वो यहाँ से आ गई। तो एलिगेशन के भी आपके साथ साथ में क्या है यहाँ से प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन जिस बच्चे को एलिगेशन अभी नहीं आता वो बाद में एलिगेशन मैं जब सिखाऊंगा तब इन क्वेश्चन को सोल्व करके देखना, आपको पता लगेगा। 10-10 सेकेंड के क्वेश्चन है ये, ठीक है। सेम क्वेश्चन ये है, एक आदमी स्पेंड करता है 9000 रुपये आउट ऑफ हिज इनकम ऑफ 13,500, बिल्कुल एज इट इज़ है। देखो ये 9000 का क्या है बच्चों 1.5 गुना है, तो यानी कि एक्सपेंडिचर अगर 2 है तो सेविंग कितनी है 1 है। ये चीज़ आपको देखते ही पता लगनी चाहिए, ठीक है ना, तब आएगा क्वेश्चन। ये इनकम होगी कितनी 3। अब वही क्वेश्चन है, ये 13% और 9% बढ़ गए इनकम और एक्सपेंडिचर, वही 100 मान लो, 100 मान लो, है ना। ये 13% बढ़ गई यानी कि 300 तो थी, 39 और बढ़ गई। ये 9% बढ़ गया, 200 तो था ही, 9% 18 और बढ़ गया। इनकम बढ़ी 39, लेकिन एक्सपेंडिचर आपने बढ़ाया कितने सिर्फ 18, तो यानी कि 21 रुपये आपने क्या बढ़ा ली सेविंग, तो 21% क्या बढ़ गई आपकी सेविंग बढ़ गई, ठीक है। क्वेश्चन खत्म। इसमें देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं आसान तरीके से कराता हूँ आपको। ए फैमिली कंज्यूम्स 25 kg राइस एंड 9 kg वीट पर मंथ। एक फैमिली एक महीने में 25 किलो राइस का यूज करती है और 9 किलो वीट गेहूं का यूज करती है, हो गया, ठीक है। मैं साथ साथ में इसकी टेबल बना रहा हूँ, एक तरफ मैं लिख रहा हूँ क्या राइस और एक तरफ मैं लिख रहा हूँ वीट, क्योंकि टेबल नहीं बनाओगे ना इन्फॉर्मेशन की तो आपको दोबारा इतनी बड़ी स्टेटमेंट पढ़ने के बाद जब दोबारा आप देखोगे इसका सॉल्यूशन तो आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे अच्छा है जो भी इन्फॉर्मेशन गिवन हो आप उसको लिखते जाओ। 25 kg तो ये राइस यूज करता है ये फैमिली, और 9 kg क्या है वीट, ये क्या है क्वान्टिटी है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कहता है देखो,
ये कहता है द प्राइस ऑफ राइस इज 20% ऑफ द प्राइस ऑफ व्हीट, यानी कि राइस का जो प्राइस है ना वो व्हीट के प्राइस का सिर्फ 20% है। इसका क्या मतलब हुआ, अगर उसका प्राइस 100 है तो इसका प्राइस कितना है आपका 20 है। मतलब ये प्राइस अगर 100 है तो ये प्राइस आपका सिर्फ कितना है 20 है। मैं कहता हूँ अगर ये प्राइस 5 है तो ये प्राइस 1 है, ऐसे भी तो कह सकता हूँ ना, क्योंकि 5 का 20% भी तो कितना होता है 1 ही होता है। तो बड़ी वैल्यू मानने के बजाय क्या है आप छोटी वैल्यू अज्यूम करो, आसान रहेगा। हो गया यहाँ तक भी खत्म। तो यानी कि मैंने 1 रुपये ही मान लिया, ये क्या है इसका प्राइस है, मैंने ये 1 रुपया ही मान लिया। तो बताओ राइस पे ये टोटल कितना खर्चा करता है 25 रुपये, क्योंकि 25 किलोग्राम 1 रुपये के हिसाब से और 9 किलोग्राम 5 के हिसाब से 45 रुपये। खर्चा कितना हो गया इसका 70 रुपये हो गया। ठीक है, अपने को इस खर्चे से कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहो तो ये खर्चा कितना करता है 350 करता है, 350 करता है और मैं कितना कर रहा हूँ 70, इसका मतलब 5 गुना है। तो आप इन प्राइस को क्या मान लो 5 गुना मान लो, लेकिन मैं कहता हूँ कोई मानने की जरूरत नहीं है, आप 1 और 5 मान लो चाहे 5 और 25 मान लो, आंसर आपका सेम आएगा। क्योंकि क्वेश्चन में पूछा क्या गया वो देखो, इफ़ द प्राइस ऑफ व्हीट इज इंक्रीज बाय 20%, प्राइस जो व्हीट का है ना वो 20% बढ़ गया। मुझे बताओ 20% बढ़ने का मतलब क्या है, जो पहले 5 रुपये प्राइस था तो अब कितना हो गया 6 रुपये हो गया, क्योंकि 5 का 20% क्या होता है 1 रुपया। पहले 5 था अब कितना हो गया 6 हो गया। फिर कहता है देन फाइंड द परसेंटेज रिडक्शन इन द कंजम्पशन ऑफ राइस। अब ये कहता है कि फैमिली जो है ना वो राइस के बिना तो रह सकती है लेकिन व्हीट खाए बिना नहीं रह सकती, यानी कि गेहूं का इस्तेमाल वो पहले भी 9 kg करता था और अब भी वो 9 kg ही करना चाहता है। तो बताओ मेरे को, प्राइस अगर बढ़ेगा और पैसे आप 350 रुपये खर्च करना चाहते हो तो ऑब्वियस है कि आपको चावल की जो उपभोग है, जो खपत है, उसमें क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। और यही पूछिए कि कितनी % वो कमी करे कि इफ़ इट हैज़ द सेम अमाउंट टू स्पेंड। पहले भी 350 स्पेंड करते थे, अब भी 350 स्पेंड करते हैं, एंड द प्राइस ऑफ राइस इज़ कॉन्स्टेंट, और राइस का प्राइस जो है ना पहले जितना है। तो मुझे बताओ आप, इस 350 का फिर कोई यूज ही नहीं हुआ ना, क्योंकि हमें तो परसेंटेज रिडक्शन निकालनी है। यानी कहने का मतलब ये है, ये 1 रुपया बढ़ गया और आप 9 किलो गेहूं खरीदते थे, तो मुझे बताओ आपके यहाँ पे 9 रुपये खर्चा बढ़ गया, 9 रुपये खर्चा क्या हो गया, बढ़ गया ना। अब ये 9 रुपये अगर खर्चा यहाँ पे बढ़ेगा तो मुझे बताओ क्या ये यहाँ पे 9 रुपये कम नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे 9 रुपये कम करना पड़ेगा, 9 रुपये कम करना होगा। और 1 किलो चावल कितने का आता है 1 रुपये का आता है, तो 9 रुपये आपको खर्चा कम करना है। तो बताओ कितने किलोग्राम चावल आपको कम खाने पड़ेंगे, 9 kg खाने पड़ेंगे। ठीक है, तो यानी कि 25 से आपको खर्चा कितना करना पड़ेगा, 25 - 9 यानी कि 16 kg करना पड़ेगा। समझ रहे हो इस बात का। अगर आपसे पूछ ले कि अब चावल आपको कितना kg खरीदना पड़ेगा तो आंसर कितना आएगा 16 kg, यानी कि आपको 9 रुपये कम खर्च करने हैं। और 1 किलो चावल कितने के आते हैं 1 रुपये के, यानी कि आपको 9 किलो चावल की क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी, 9 कम करनी पड़ेगी। पहले कितनी खरीदते थे 25 इंटू कितना हो जाएगा 100, यानी कि 36% आपको क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा क्या, चावल का कंजम्पशन, तब जाके ये कंडीशन फुलफिल होगी। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं, आपको 350 का मतलब नहीं, आप कुछ मत करो 350 का। ठीक है, क्योंकि आपको परसेंटेज रिडक्शन निकालनी है, तो परसेंटेज का मतलब होता है आपको एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं चाहिए, आपको कंपैरेटिव वैल्यू चाहिए। ठीक है, इसलिए मैंने क्या किया, मुझे पता लग गया ये प्राइस 5 ये 1, तो पहले अगर 5 से बढ़ के 6 हो जाएगा तो मतलब 1 रुपया पर kg बढ़ गया, मतलब कि 9 kg पे 9 रुपये बढ़ गए। यहाँ 9 बढ़ गए तो यहाँ 9 कम करना पड़ेगा। 1 किलो चावल 1 रुपये के आते हैं तो 9 रुपये के 9 किलो चावल आएंगे, मतलब कि 9 किलो चावल आपको कम खरीदने पड़ेंगे। 9 किलो चावल बच्चों क्या है आपको कम खरीदने पड़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कहता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहता है, क्वेश्चन पढ़ो क्या कहता है। इसमें है इन ए ट्रेन देर आर एज मैनी वैगन्स। वैगन्स क्या होते हैं, ट्रेन की जो बोगी होती है, जो ट्रेन के कंपार्टमेंट्स होते हैं जिनमें हम बैठते हैं, डिब्बे जो ट्रेन के होते हैं। एज मैनी वैगन्स एज देर आर नंबर ऑफ सीट्स इन ईच वैगन। इसका मतलब ये है कि ट्रेन में मान लो, एक ट्रेन में मान लो ये 4 डिब्बे हैं, ये 4 वैगन है। ठीक है, 1 2 3 और 4, तो कहता है एक डिब्बे के अंदर सीट भी कितनी है 4 है ना। यही कहना चाहता है कि जितने उस ट्रेन में वैगन्स है ना, एक वैगन के अंदर उतनी ही सीट है। इफ़ वन ऑफ द वैगन
उन सभी वैगन्स में से अब एक की बात कर रहा है वो, ठीक है। इफ़ वन ऑफ द वैगन कैरिंग 25 पैसेंजर्स, उसके अंदर कितने पर्सन बैठे हैं, 25 पर्सन बैठे हैं, इज फिल्ड विद 71 and 3/7 ऑफ इट्स कैपेसिटी। अब देखो ये तो ज़रूरी नहीं है ना कि वैगन में अगर मान लो 100 सीट हो और वहाँ पे 100 ही पर्सन बैठे हो, ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है। अब इसने यही कह रखा है कि एक वैगन में 25 आदमी बैठे हैं, लेकिन ये 25 आदमी 100% कैपेसिटी के साथ नहीं बैठे, सिर्फ उसकी कैपेसिटी का ये 71.3/7% है, ये कह रखा है, ठीक है। तो क्या मैं यहाँ से ये निकाल सकता हूँ क्या कि हर एक वैगन की कैपेसिटी कितनी है? क्यों? क्योंकि आपको 71/3/7 की वैल्यू 25 दे रखी है, तो 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो निकाल लो। 71/3/7 पहले तो होता क्या है, कैसे निकालोगे, है ना। अगर किसी बच्चे को कुछ भी नहीं आता परसेंटेज के बारे में, तो उसके लिए बता रहा हूँ कैसे करेगा वो, ठीक है। तो पहले क्या करो, 7 1 जा 7 और 7 4 जा कितना हो जाएगा आपका ये, तो 3 जोड़ोगे तो 500/7 हो गया, है ना। और इसको 100 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ गया आपका 5/7। तो उसके लिए है ये मेथड, यानी कि आप इसकी अगर फ्रैक्शनल वैल्यू निकालना चाहते हो तो इसका सबसे बेस्ट मेथड ये है, ठीक है। 5/7 हो गया। 5/7 का मतलब है अगर कैपेसिटी 7 है तो बैठे कितने हैं बंदे, सिर्फ 5, और बैठे कितने हैं बताओ मेरे को, 25 बैठे हैं, तो यानी कि 7 की वैल्यू कितनी होगी, 35। इसका मतलब मैं समझ गया कि उस ट्रेन के डिब्बे में, एक डिब्बे में 35 बंदे आ सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ ट्रेन के डिब्बे में कितने बंदे आ सकते हैं, तो हम कहेंगे 35। अच्छा, ये पूछ लिया जाए कि उसमें टोटल वैगन कितने हैं, तो हम कहेंगे 35। क्यों? इन्फॉर्मेशन गिवन है आपको कि जितने ट्रेन के अंदर डिब्बे हैं, एक डिब्बे के अंदर उतनी ही सवारी बैठ सकती है, ठीक है। तो ये 35 तक तो आपका क्वेश्चन हो गया सोल्व। लेकिन आपसे पूछा है फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इफ़ इट हैज़ मिनिमम 20% सीट्स ऑलवेज वैकेंट। ये कहता है एक डिब्बे में, ठीक है हमने मान लिया कि 35 सवारी आ सकती है, लेकिन कम से कम 20 सीट को, हमारे को 20% सीट को खाली रखना है, मतलब वहाँ पे कोई भी नहीं बैठेगा। तो बताओ मैक्सिमम कितने पैसेंजर्स को आप बिठा सकते हो, तो बताओ 35 का 20% कितना होता है, यानी कि 5वां हिस्सा 7, यानी कि 35 में से 7 सीट आपको बच्चों खाली रखनी है। तो यानी कि मैक्सिमम उसमें कितने पैसेंजर बैठ सकते हैं, 28, और 28 ही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, सिर्फ आपको ये देखना है कि इतने परसेंट 25 के इक्वल है तो 100% 35 के इक्वल होगा, यानी कि एक डिब्बे में 35 सवारी बैठ सकती है, लेकिन क्या होता है 20% सीट्स खाली रखनी है। एक सीट पे एक सवारी बैठेगी, तो 35 सीट है तो उसमें से 20% कितना हो गया, 7, यानी कि 7 सीट आपको खाली रखनी है। तो बताओ आप कितनी सवारी बिठा सकते हो एक डिब्बे में, 28 सवारी बिठा सकते हो, और यही आपसे पूछा गया क्वेश्चन में। यहाँ पे देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कहता है ए मैन कैन टाइप 20 लाइन्स इन 10 मिनट्स। एक आदमी 20 लाइन टाइप कर सकता है। जैसे मान लो एक टाइपिस्ट है, वो कंप्यूटर में लाइन्स टाइप करता है, हिंदी में, इंग्लिश में, इससे कोई मतलब नहीं है। वो 10 मिनट में 20 लाइनें टाइप कर देता है, बट ही लीव्स 8% मार्जिन ऑन ईच लाइन। देखो इसका मतलब ये है, जैसे कि मान लो ये एक पेज है, ये एक पेज है और ये उसके अंदर क्या है, लाइन है। अब जो ये टाइपिस्ट है ना, ये क्या करता है, ऐसे पेज है, ये ऐसे पेज बना हुआ है। अब ये टाइपिस्ट टाइप करते समय क्या होता है, देखो हम भी जब टाइप करते हैं तो ये तो है नहीं कि यहाँ से टाइप करना स्टार्ट कर देंगे और यहाँ पे ख़त्म करेंगे। हम क्या करेंगे, मान लो मार्जिन छोड़ते हैं, मान लो कुछ मार्जिन हमने यहाँ पे छोड़ दिया और कुछ मार्जिन हमने यहाँ पे छोड़ दिया, है ना, बीच में हम टाइप करते हैं। तो ये कितना मार्जिन छोड़ता है बच्चों, 8% मार्जिन छोड़ता है ऑन ईच लाइन, मतलब कि 8% टोटल मिला के है, चाहे इधर छोड़ लो चाहे इधर छोड़ लो। यानी कि अगर मान लो टोटल ये लाइन का पोर्शन 100% है, इसको सिर्फ कितना टाइप करना है, 92% ही टाइप करना है, क्योंकि 8% तो इसको खाली छोड़ना है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है 20 लाइन और उसका भी 92% हिस्सा वो 10 मिनट में टाइप करता है। पहली इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है। अब आगे बढ़ते हैं, इन हाउ मच टाइम, अब आपको टाइम निकालना है, विल ही टाइप 23 पेजेज। अब देखो पेजेज है, ये लाइन ऊपर लाइन है, ये पेजेज है, 23 पेज आपको टाइप करने हैं और हर पेज में 40 लाइन है। तो मुझे बताओ ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ लाइन के बारे में है, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन में क्या होनी चाहिए, लाइन। तो मैं नंबर ऑफ़ लाइन तो निकाल ही सकता हूँ ना, नंबर ऑफ़ लाइन चाहिए। तो 4th 5th क्लास का क्वेश्चन है कि 23 पेज है और एक पेज में 40 लाइन है, तो सारे आपको बोल देंगे कि 920 आपके पास लाइन है। यानी अब आपको कितनी लाइन टाइप करनी है, 920, और पहले कितनी लाइन टाइप करनी थी, 20 सिर्फ, ठीक है। अगर
और कुछ चेंज ना होता इस क्वेश्चन में तो ये क्वेश्चन आपका यूनिटरी मेथड का बन गया कि 20 लाइन अगर आप 10 मिनट में टाइप करते हो तो बताओ 920 लाइन कितने मिनट में टाइप करोगे। लेकिन इतना आसान क्वेश्चन तो पेपर में नहीं पूछा जा सकता। अब आपसे क्या कहा गया है, ऑन ईच पेज ऑन विच ही लीव्स 25% मोर मार्जिन देन बिफोर, पहले से 25% मार्जिन वो ज़्यादा छोड़ता है। अब बच्चे यहाँ पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये 25% का मीनिंग क्या है। कई बच्चे तो ये सोचेंगे पहले 8% मार्जिन छोड़ता था, अब 25% ज़्यादा, मतलब 8 और 25 33, यानी अब वो 33% मार्जिन छोड़ता है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। पहले वो 8% मार्जिन छोड़ता था, ठीक है, अब पहले से 25% मार्जिन ज़्यादा छोड़ता है। इसका मतलब ये है, मान लो एक लाइन में 100 वर्ड आते हैं, मान लो एक लाइन में 100 वर्ड आते हैं तो इसने ये 8 वर्ड क्या है, खाली छोड़ दिए, मतलब यहाँ पे इसको टाइप नहीं करना। तो अब पहले से 25% ज़्यादा छोड़ेगा, मतलब 8 का 25% कितना होता है, 2 होता है। तो मतलब अब ये 2 वर्ड और खाली छोड़ेगा, मतलब ये अब कितनी खाली छोड़ेगा, हर लाइन में 10 वर्ड की जगह को खाली छोड़ेगा, ये मतलब है। यानी कि कहने का मतलब है पहले अगर 8% मार्जिन छोड़ता था तो अब 8% तो छोटे ही छोड़ेगा, प्लस 25% ऑफ 8%, और 8% का 1/4 कितना होता है, 2% होता है। तो यानी कि अब मार्जिन कितना छोड़ेगा, ये 10%। बस यही इस क्वेश्चन में एक मेन बात थी, बाकी क्वेश्चन सिंपल है। आप अब समझ गए, पहले मार्जिन कितना था 8%, अब मार्जिन कितना है 10%। अब समझ गए इस चीज़ का मतलब। अब हो गया क्वेश्चन आपका ख़त्म। यानी कि अब आप, मैं कहता हूँ पहले 20 लाइन टाइप करता था वो, है ना, 20 लाइन, और हर लाइन का कितना हिस्सा, 92% हिस्सा कितने मिनट में टाइप करता था, 10 मिनट में, है ना। मैं एक ही लाइन में लिख रहा हूँ क्वेश्चन को, लेकिन अब कितनी लाइन करनी है इसने, 920 लाइन्स, हर लाइन का कितना हिस्सा, 90% हिस्सा, कितने मिनट में, यही तो पूछ रखा है। अब आप बताओ मेरे को, यूनिटरी मेथड बन गया कि इतनी लाइंस को ये 10 मिनट में टाइप करता है, तो बताओ इतनी लाइंस को कितने मिनट में टाइप कर देगा। आप तुरंत बता दोगे कि 10 को इससे भाग कर दो 20 × 92 को, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 920 × 90 से, और क्वेश्चन हो गया ख़त्म। ये 10 पे कट गया, ये 2 पे कट गया, और ये आपका 45, और ये 45 × 10 450, तो ये 450 मिनट में टाइप कर देगा, ठीक है। तो क्वेश्चन की जो सबसे मेन लैंग्वेज थी वो क्या थी, ये 25% वाली बात। पहले 8% मार्जिन छोड़ता था, मतलब उसको 92% पे टाइपिंग करनी पड़ती थी। अब 10% मार्जिन छोड़ेगा तो मतलब उसको 90% पे टाइपिंग करनी पड़ेगी। तो यानी कि 20 लाइनें और उसका 92% हिस्सा उसको टाइप करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 920 लाइनें और उसका 90% हिस्सा उसको टाइप करना है। तो बताओ ऐसे ही तो करोगे, ये 10 मिनट का काम है तो ये कितने मिनट का काम होगा, ये पूछा है। और इसको क्या है, आप यूनिटरी मेथड से सोल्व कर सकते हो। जैसे छोटे बच्चे करते हैं कि इतनी बुक्स 10 रुपये की आती है, तो बताओ इतनी बुक्स कितने की आएगी, ये वही क्वेश्चन है। अब देखो, ऐसा इनकम टैक्स वाली जो मैंने आपको टाइप करवाई थी, ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं उसमें आपको बहुत करवा चुका हूँ कि इनकम ऑफ ए मैन इंक्रीजेज बाय ₹6000, ये 6000 रुपये से बढ़ गई, मतलब पहले जितनी भी इनकम थी वो अब 6000 रुपये बढ़ गई। देन द रेट ऑफ टैक्स रिड्यूस फ्रॉम 18% to 15%, वाइल इन बोथ द सिचुएशन 25% इनकम टैक्स फ्री। इसका कोई यूज़ नहीं है, मैंने आपको बता रखा है क्यों नहीं है। फाइंड हिज इनिशियल इनकम इफ़ ही पेड इक्वल टैक्सेज, इस लाइन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, मैंने आपको बताई थी। अगर टैक्स इक्वल पे करता है और रेट ऑफ टैक्स आपकी 18 से 15% है, यानी रेशियो कितना है इसका, आपका 6 से 5 है, तो मुझे बताओ इनकम का रेशियो मैंने बताया था ना, उल्टा हो जाता है, 5 से कितना हो जाता है 6, कितनी बढ़ गई 1 रेशियो की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में 6000। आपसे पूछी क्या गई है, इनिशियल इनकम, इनिशियल ईयर कितनी हो जाएगी आपकी 30,000, यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो आप पहले बेसिक लेक्चर देखना, आपको सब पता लग जाएगा कि इन क्वेश्चन को करने के मैंने 2-2 3-3 मेथड बता रखे हैं, ठीक है। यहाँ तो सिर्फ मैं क्या प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपकी सिर्फ। सेम क्वेश्चन ये है, द इनकम ऑफ ए मैन इज 28,800 रुपये। 28,800 रुपये उस मैन की इनकम है नाउ का मतलब एट प्रेजेंट है, ठीक है। तो हो सकता है ये पहले से बढ़ गई हो सकता है पहले से घट गई हो, लेकिन ये अब की इनकम है। हिज इनकम इज इंक्रीज, ये क्या होगी, इंक्रीज होगी, मतलब ये इंक्रीज होने के बाद की इनकम दे रखी है आपको, न्यू इनकम दे रखी है, ठीक है। एंड द टैक्स रेट रिड्यूसेस फ्रॉम 12 to 10%। तो देखो रेट क्या होगी, 12 से घट के कितनी होगी 10, यानी कि रेशियो कितना हो गया 6 से 5। अब देखो क्या है,
वाइल इन बोथ द सिचुएशन 30% इनकम इज टैक्स फ्री, इस लाइन का कोई मतलब नहीं होता, मैंने बताया था मैंने। फाइंड द इंक्रीज इन हिज इनिशियल इनकम, मतलब उसकी इनिशियल इनकम में कितना इंक्रीज हुआ इफ़ ही पेड इक्वल टैक्सेज। जब ये इक्वल टैक्स नाम का वर्ड आता है ना तो हमारा क्वेश्चन ओरल हो जाता है, ठीक है, मैंने बता रखा है। तो फिर इनकम का रेशियो क्या होता है, इसका उल्टा हो जाता है। ये 6 से 5 है, वो कितना हो जाएगा 5 से 6, ठीक है। अब बताओ क्वेश्चन में आपको कौन सी इनकम गिवन है, ये 28,800 रुपये कौन सी गिवन है, अब की इनकम है, मतलब ये बढ़ी हुई इनकम है ना, कितनी 28,800 रुपये। एक की वैल्यू कितनी होगी बताओ, 6 पे इसको डिवाइड करो, 6 चौके 24 और 6 × 48, 4800। आपसे क्या पूछा है, इंक्रीज, तो 5 से 6 एक रेशियो इंक्रीज हुआ और एक रेशियो की वैल्यू कितनी है 4800 रुपये, तो आंसर कितना आ गया आपका 4800 रुपये। तो इसकी कितनी इनकम इंक्रीज हुई है 4800 रुपये। अगर इनिशियल इनकम पूछता तो क्या कर देते अपन, 28,800 तो हो ही गई, और इसमें से 4800 घटा दो तो कितना हो जाएगा 24,000 रुपये, यानी कि पहले इसकी इनकम कितनी थी 24,000 रुपये। तो तीनों चीज़ें मैंने आपको बता दी, इनिशियल इनकम, फाइनल इनकम और इंक्रीज इन इनकम, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन जैसे आपने पढ़े होंगे कि एक खरगोश की इतनी टांगे हैं, ठीक है ना, और कबूतर की और खरगोश की अपने को पता है, जैसे कबूतर की 2 टांगे होती है, खरगोश की 4 टांगे होती है, और कुल जानवर के अगर आप सर काउंट करो तो वो इतने हैं, लेग्स काउंट करो तो इतने हैं, तो बताओ कितने खरगोश है कितने कबूतर है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको अब सिखाऊंगा कि ओरल कैसे आप सोचोगे इन क्वेश्चन को, कोई मैथमेटिकल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें देखो क्या कहता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनिमल्स इन ए रूम, सम आर कैट एंड अदर्स आर डॉग। एक रूम में 2 तरह के एनिमल है, कैट्स एंड डॉग्स, कैट और डॉग है ना, ये है। ईच कैट टेक्स 7 बिस्किट्स एंड ईच डॉग टेक 9 बिस्किट, मतलब हर बिल्ली 7 बिस्किट खाती है, 7 बिस्किट खाती है, और हर कुत्ता जो है, ये 7 लिखना है मैंने, है ना, और हर कुत्ता जो है वो 9 बिस्किट खाता है, ये दे रखा है। वहाँ पे टांग होती है कि खरगोश की क्या है 4 टांगे हैं और कबूतर की कितनी है 2 टांगे हैं, यहाँ बिस्किट खाते हैं, एक बिल्ली 7 बिस्किट खा जाती है, एक कुत्ता 9 बिस्किट खाता है। इफ़ 355 बिस्किट आर, ये ईटन है ना, आर क्या है ईटन, ये ईटन बाय 45 एनिमल, यानी कि कुल कमरे में 45 जानवर बैठे हैं जिनमें कुछ कैट है कुछ डॉग है, और वो कुल मिला के 355 बिस्किट खा जाते हैं। तो बताओ नंबर ऑफ कैट्स एंड नंबर ऑफ डॉग, कितने उसमें कुत्ते हैं और कितने उसमें बिल्लियां हैं। इससे आसान क्वेश्चन कोई हो नहीं सकता। आप इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करने की अप्रोच बताता हूँ मैं, ठीक है। क्या कर लिया करो, आप ऐसा मान लिया करो इन दोनों में से कम कौन है, देखो 7 बिस्किट कम कौन खाता है 7, जो कम होता है ना आप उसको लेके चला करो। अब ज़्यादा वाले को लेकर चल लो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं कहता हूँ क्वेश्चन को और आसान बनाना है तो आप कम वाले लेके चलो। मैं कहता हूँ आप ये मान लो कि सारे के सारे जो 45 जानवर है ना वो सारी की सारी बिल्लियाँ हैं, वो सारी की सारी क्या है बिल्ली है। लेकिन आप कहोगे अगर सारी बिल्लियाँ होती तो 45 बिल्ली और एक बिल्ली बिस्किट खाती है 7, तो इस हिसाब से तो 315 बिस्किट खाने चाहिए थे इनको, लेकिन बिस्किट कितने खाए इन्होंने 355। इसका मतलब ऐसा पॉसिबल तो है नहीं कि सारी बिल्लियाँ हैं, कुछ तो कुत्ते ज़रूर है, ठीक है। बस यही तो बात है कि कितने कुत्ते हैं यही हमारे को निकालना है। आप कहते हो कि यहाँ पे 355 बिस्किट है, ठीक है, उन्होंने खाए हैं, और अगर आप सारी बिल्ली मान रहे हो तो 315 ही हैं, लेकिन इसका मतलब है 40 बिस्किट फालतू खाए गए हैं, 40 बिस्किट फालतू खाए गए हैं। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये 40 बिस्किट अगर फालतू खाए गए हैं तो कुत्ते कितने होंगे। आप कहते हो सर एक कुत्ता 2 बिस्किट फालतू खाता है, एक कुत्ता देखो क्या है 2 बिस्कुट फालतू खाता है, यानी एक बिल्ली को अगर हम एक कुत्ते से रिप्लेस कर दें तो 2 बिस्कुट फालतू खाएगा। और बिस्किट कितने फालतू खाए गए हैं 40, तो यानी कि 40 डिवाइड बाय 2, ये पक्की बात है कि इस रूम में 20 कुत्ते बैठे हैं, ठीक है। इस रूम में क्या है बच्चों 20 कुत्ते बैठे हैं, तो 45 एनिमल और इसमें कैट और इसमें डॉग, अगर 20 कुत्ते हैं तो 25 क्या है बिल्लियाँ हैं, ठीक है। इससे आसान क्वेश्चन और हो ही नहीं सकता, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। एलिगेशन से भी कर सकते हो लेकिन वो बच्चों वाला काम है। आप सिर्फ मैंने कह दिया ये मान लो कि सारी की सारी क्या है बिल्लियाँ हैं, बिल्लियाँ होती तो वो 315 बिस्किट खाती, लेकिन खाए हैं 355, यानी 40 बिस्किट एक्स्ट्रा खाए गए हैं। और एक कुत्ता होता तो 2 बिस्किट एक्स्ट्रा खाता, तो 40 एक्स्ट्रा है तो यानी कि 20 कुत्ते होंगे। अगर 20 कुत्ते हैं तो बिल्लियाँ कितनी हैं 25 है। सेम क्वेश्चन देखो ये है, इसको भी मैं उसी कंसेप्ट से कराता हूँ। इन ए जू देयर आर रैबिट्स एंड पिजन्स, कुछ रैबिट है कुछ पिजन है। इफ़ द हेड्स आर काउंटेड, मतलब अगर उनके सर को हम गिने
उनके जो सिर होते हैं उनको अगर हम गिने ना तो 280 है। हमें पता है एक जानवर का एक ही सिर होता है, तो यहाँ पे इस लाइन का क्या मतलब है, टोटल जो जानवर है वो कितने हैं 280। जो पिछले क्वेश्चन में कितने थे 45, अब कितने हैं 280। एंड इफ लेग्स आर काउंटेड देर आर 820। जो पिछले क्वेश्चन में टोटल बिस्किट खाए थे ना उन्होंने 355, अब की बार ये बिस्किट की जगह क्या है इनकी लेग्स है, ठीक है। हाउ मैनी पिजन्स आर देयर, पिजन कितने हैं, देखो एक रैबिट है और एक पिजन है, ये आपको दे रखा है पिजन की स्पेलिंग में गलत लिखा है, कोई बात नहीं। इसके अंदर क्या कहता है, देखो रैबिट की जो लेग्स होती है वो कितनी होती है 4 और पिजन की कितनी होती है 2। ये तो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है ना, एग्जाम में कोई नहीं बताएगा आपको। अब कम लेग्स किसकी है, देखो पिजन की। मैं कहता हूँ अगर सारे के सारे पिजन ही होते, आप मान लो कि सारे के सारे कबूतर है, तो आप कहते सर 280 पक्षी है, सारे के सारे कबूतर होते ना तो 560 लेग्स होती, लेकिन क्वेश्चन में तो लेग्स दे रखी है कितनी 820, यानी कि 820 माइनस के 560, ये कितने हो गए आपके 220, 260 लेग्स एक्स्ट्रा है। 260 लेग्स क्या है बच्चों, एक्स्ट्रा है। अब मैं बताता हूँ कि अगर एक पिजन को एक रैबिट से रिप्लेस कर दिया जाए तो उसकी 2 लेग्स क्या होती है एक्स्ट्रा। जैसे वहाँ पे एक कुत्ता 2 बिस्किट एक्स्ट्रा खाता था, तो मुझे बता सकते हो नंबर ऑफ रैबिट्स कितने होंगे, क्योंकि सारे पिजन तो नहीं है, ये तो कन्फर्म है बात। कुछ रैबिट है, कितने रैबिट है 260 लेग एक्स्ट्रा है और एक रैबिट की 2 लेग एक्स्ट्रा है, तो मतलब 130 क्या है बच्चों रैबिट है। निकल गया ना आंसर। और आपसे क्या पूछा है, हाउ मैनी पिजन्स आर देयर, तो 280 में से 130 घटा दो तो 150 आपके क्या है कबूतर है, ये क्या है आपके पिजन है, ये क्या हो जाएंगे पिजन हो जाएंगे। और आंसर आ गया आपका। देखो ये ओरली सोच सकते हो, ये बच्चों वाले खेल होते हैं, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है ही नहीं। जिसकी इमेजिनेशन पावर जितनी ज़्यादा होगी वो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को ओरली सोल्व कर देगा। जो इसमें मैथमेटिकल दिमाग लगाएगा कि ऐसे करे वैसे करे, वो फेल हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं कहता हूँ आसानी से सोचो। जिसकी टांगे कम है ना, आप ये मान लो कि सारे के सारे कबूतर है, सारे के सारे कबूतर होते तो भी 560 टांगे होती, लेकिन टांगे है कितनी 820, इसका मतलब 260 लेग एक्स्ट्रा है। वो किसकी वजह से आई, रैबिट की वजह से। अगर एक पिजन को एक रैबिट से रिप्लेस कर दे तो वो 2 टांगे एक्स्ट्रा ले आता है, और एक्स्ट्रा आई है कितनी 260, इसका मतलब 130 रैबिट आए होंगे, और रैबिट 130 है तो कबूतर कितने होंगे 150। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब देखो क्या कहता है, व्हेन ए स्टूडेंट स्कोर 40% मार्क्स, ये पासिंग मार्क्स वाला क्वेश्चन है जो मैंने अलग से टाइप बना के आपको करवाया था, और उसमें सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, ठीक है। एक स्टूडेंट के जब 40% मार्क्स आते हैं ना, देन ही इज़ फेल्ड बाय 50 मार्क्स, यानी कि पास होने के लिए उसको कितने चाहिए थे 40% प्लस में 50, यही चाहिए थे। बट व्हेन ही स्कोर 50% मार्क्स, जब वो 50% ले आता है तो ही इज़ पास्ड विद 40 मार्क्स। यहाँ पे पास्ड विद का मतलब समझते हो ना, कि पास होने के लिए जितने मार्क्स चाहिए मिनिमम, उससे 40 मार्क्स ज़्यादा आ गए, तो इसमें से क्या करेंगे आप घटाएंगे। तो दोनों केस में ये मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या है सेम। तो 10% की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 90, 10% की वैल्यू 90, तो मुझे बताओ 100% की वैल्यू कितनी आ गई 900। अगर आपसे टोटल मार्क्स पूछे जाते तो 900 होता, लेकिन आपसे पूछी गई है पासिंग परसेंटेज, कि पास होने के लिए कितने परसेंट मार्क्स चाहिए, ये पूछा गया है। आप मुझे बताओ यहाँ से क्या हुआ इसका मतलब। 40% जब वो मार्क्स लेके आता है 50 नंबर से फेल होता है, तो यानी आप कहोगे सर 50 नंबर और चाहिए तो वो पास होएगा। अब मुझे बताओ इसने तो परसेंटेज पूछी है, तो परसेंटेज कैसे निकालूं मैं भाई। 10% जो है ना 90 के इक्वल है, 10% किसके इक्वल है 90 के इक्वल, यानी कि 90 मार्क्स जो है ना वो किसके इक्वल है 10% के इक्वल है। और मुझे तो यहाँ पे 50 मार्क्स चाहिए एक्स्ट्रा, तो मुझे बता दो 50 मार्क्स नहीं निकाल सकते तुम, बहुत आसानी से निकाल सकते हो। 10 को 90 से भाग करके 50 से गुणा कर लो, है ना। तो ये कितना आ गया 50/9, यानी कि 5 and 5/9%, यानी कि 50 मार्क्स उसको एक्स्ट्रा चाहिए। ये 50 नंबर किसके इक्वल है, 50 नंबर किसके इक्वल है 5 and 5/9% के इक्वल तो है। तो 45 सही 5/9% मार्क्स इसको चाहिए पास होने के लिए। तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी आपकी होनी चाहिए कि जब पासिंग परसेंटेज पूछी जाए और ये पूरी ना कटे वैल्यू, तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। आंसर फ्रैक्शन में आए, डेसिमल में आए, मैथ तो हमारे को आता है ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन तो हमें आती है, फिर हमारे को डरना क्यों है। इसमें देखो ये वोटिंग लिस्ट वाला क्वेश्चन आ गया। इन एन इलेक्शन 10% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट, यानी कि उन्होंने अपना वोट ही नहीं डाला। 11 and 1/9, इसका मतलब क्या होता है, फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है 1/9। इतने वोटर्स ने, इतने वोट क्या हो गए इनवैलिड डिक्लेयर हो गए, एंड द विनर गोट 75% ऑफ द वैलिड वोट। मैंने उस टाइम भी आपको बताया था जब मैंने कंसेप्ट करवाया था, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना, कि ये टोटल वोट का मिला है या वैलिड वोट का मिला है। तो ये वैलिड वोट का मिला है। इफ़
ही विन्स बाय 2000 वोट्स देन फाइंड द वोटिंग लिस्ट। वोटिंग लिस्ट का मतलब 100% जो आप मानते हो ना, यानी टोटल कैंडिडेट कितने हैं जो वोट डाल सकते हैं, पूरे कैंडिडेट वो निकालने हैं आपको, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे आसान तरीका है, आप पूरे वोट्स को कितने मान लो, 100 मान लो। आपने कितने मान लिए, 100, ठीक है। अब मुझे बताओ इसमें से 10% लोगों ने वोट नहीं डाले, 10% ने नहीं डाले मतलब 90 ने डाले, और 90 का भी 1/9 हिस्सा क्या हो गया, इनवैलिड। ये तो क्या है आपके डिड नॉट कास्ट वाले आगे, डिड नॉट कास्ट, बहुत आसान क्वेश्चन है। उसका भी 1/9 ने वोट नहीं डाले, मतलब इसका 1/9 कितना होता है, 10, ये इनवैलिड हो गए, ये इनवैलिड तो कितने हो गए, 80 वोट वैलिड बच गए। इसका 80 वोट का 75% हिस्सा ए को मिला और 25% हिस्सा किसको मिला, बी को। मुझे बता दो 80 का 75 कितना होता है, 60, और ये कितना होता है, 20। तो इनमें अंतर कितना हो गया, 40 वोट का, और 40 वोट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 2000। 40 वोट की वैल्यू क्वेश्चन में 2000, एक वोट की वैल्यू कितनी आ गई, 50। आपको टोटल वोट पूछे यानी कि 100 गुना में 50 कितने आ गए, 5000। ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत करवाए हैं, ये तो उनसे बहुत लो लेवल का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। ये तो हम 10-15 सेकंड का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड, 10% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट, आउट ऑफ विच 10% वोट्स वर डिक्लेयर इनवैलिड। वही 10% ने वोट नहीं डाले और बाकी 10% क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। एंड द विनर गोट 70% ऑफ द टोटल वैलिड वोट, उसको वैलिड वोट का 70% मिला और वो 7290 वोट से जीत गया। सेम एज इट इज पीछे वाला क्वेश्चन है, ठीक है। टोटल वोट कितने मान लो, 100, उसमें से 10% यानी 10 ने वोट नहीं डाले, बाकी बच गए 90। इन 90 का 10% यानी कि 9, इन ये डिक्लेयर हो गए इनवैलिड, बाकी कितने बच गए, 81। इस 81 का 70% किसको मिला, ए को, और 30% किसको मिला, बी को। तो कितने परसेंट का फर्क आ गया, 40% का, है ना। अब ये 40% किसका है, ये 81 का है ना। अगर आपको कन्फ्यूजन होती है तो क्या कर लो, आप XX लगा दो इन सब के आगे, है ना, ये XX लगा दो, ये लो। तो 40% ऑफ 81x ये कितना है आपको बताओ, 7290। मैंने इस बार ये 70% क्यों नहीं निकाला, क्योंकि यहाँ पे इसका मैं 70% निकालूंगा ना 81 का, तो वो फ्रैक्शन में आ जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा, इसलिए मैं इसको परसेंट में लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे बताओ 40% क्या होता है, 2/5 होता है। तो 2/5 ऑफ 81x वो किसके इक्वल है, 7290। तो मुझे बताओ यहाँ से क्या आप x की वैल्यू नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हो। 9 पे काट दो, 9 पे काटोगे ये, फिर 9 पे काट दो, और ये 2/5 है तो x कितना आ जाएगा आपका, 5/2 आ जाएगा, है ना, 5/2। तो ये 45, और 45 गुना में 5 225, ये तो x आया है। टोटल वोट कितने थे, 100x, तो टोटल वोट कितने थे अपने 100x, तो इसको 100 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, और यही आपके इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। ये कमीशन वाला क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन मैंने कमीशन वाला भी डाल दिया ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। ए कंपनी अलाउड 12% कमीशन ऑन द टोटल सेल्स मेड बाय द सेल्समैन एंड 1% बोनस ऑन द सेल्स ओवर ₹15,000। ये इंपॉर्टेंट लाइन होती है ना, कि 15,000 रुपये से ऊपर की सेल करेगा ना तो उसको 1% बोनस मिलेगा, यानी कि 15,000 तक उसको कोई बोनस नहीं मिलेगा। इफ़ द सेल्समैन डिपॉजिट ₹52,350 इन द कंपनी आफ्टर डिडक्टिंग हिज कमीशन फ्रॉम द टोटल सेल मेड बाय हिम, फाइंड द टोटल सेल। तो देखो ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। वो सेल्समैन अपने मालिक से रिक्वेस्ट करता है कि सर आप ऐसा करो, ये 15,000 वाली कंडीशन क्या कर दो, हटा दो, और मेरे को 1% बोनस है ना, मेरे को आप स्टार्टिंग से ही देते रहो, ठीक है। यानी 12% तो कमीशन दे दो मेरे को, और 1% बोनस दे दो, टोटल मेरे को 13% अर्निंग दे दो, जितनी भी मैं टोटल सेल करता हूँ। तो मालिक मान गया। अगर मालिक मानेगा तो मुझे बताओ, पहले उसको 15,000 पे 1% नहीं देना पड़ता था, यानी कि 150 रुपये नहीं देने पड़ते थे। अब उसको वो क्या करने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे, यानी कि सेल्समैन की जेब में 150 रुपये एक्स्ट्रा जाएंगे। जब सेल्समैन की जेब में एक्स्ट्रा रुपये जाएंगे तो बताओ वो कंपनी में 150 रुपये कम जमा करवाएगा, कंपनी में 150 रुपये कम जमा करवाएगा। तो कितने जमा करवाएगा, पहले अगर 52,350 कराता था तो अब 150 अपने पास रखेगा तो 52,200 करवाएगा। अब ये 52,200 कितने परसेंट की वैल्यू है बताओ, 12% तो कमीशन, 1% बोनस, 13%। उसने अपने पास 13% रख लिए, बाकी 87% कंपनी में जमा करवा दिए। तो बताओ 87% की वैल्यू क्वेश्चन में अगर आपको कोई बता दे और कहे 100% की वैल्यू पूछो तो कितना मुश्किल काम है ना। आप निकाल दोगे 87 से भाग करके, और इसको क्या कर लेना, 100 से मल्टीप्लाई कर लेना। 3 पे काट दो इसको, पहले 3 पे काटोगे 17, और ये कितना आ गया 4, और ये 29। 29 को काटोगे 6 पे कट जाएगा 600, और 600 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा आपका 60,000। तो 60,000 रुपये इसकी क्या है, टोटल सेल है, ठीक है। तो कोई नया क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन पुराने हैं। मैं यहाँ पे इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ कि थोड़े थोड़े क्वेश्चंस करवा के आपके पीछे वाले सारे कंसेप्ट रिवाइज हो जाए। बट जब तक आप कंसेप्चुअल लेक्चर नहीं देखोगे
इस लेक्चर का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है। ये प्रैक्टिस सेशन है, इसका मतलब क्या होता है, सारे के सारे क्वेश्चन नए तो है ही, लेकिन जो पुराने क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ वो मैं ये सोच के करवा रहा हूँ कि आपने सारे के सारे सेशन मेरे देख लिए हैं, कंसेप्चुअल लेक्चर, और अब आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, ठीक है। नए बच्चों के लिए ये सेशन बिल्कुल भी नहीं है। इसमें क्या कहता है, देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें ये कहता है एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है, ठेकेदार। एक बिजली का जो ठेका लेने वाला कॉन्ट्रैक्टर है, उसके पास कुछ लेंथ ऑफ वायर है, एक सर्टेन लेंथ, मतलब एक कुछ लंबी तार है। 10% ऑफ द वायर वॉज स्टोलन, उसकी 10% जो तार है ना वो चोरी हो गई। एंड 70% ऑफ द रिमेनिंग वाले कंसेप्ट मैंने आपको बताया था ना, 5वें लेक्चर देखना परसेंटेज का, उसमें रिमेनिंग वाला मैंने पूरा कंसेप्ट आपको बताया है। वो क्या होगी, सोल्ड आउट, वो बेच दी उसने, यानी कि उसके पास जितनी भी तार थी उसका 10% हिस्सा तो चोरी हो गया, बाकी जो बच गई उसका 70% उसने बेच दिया। फिर कहता है फाइंड द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर, उसके पास स्टार्टिंग में कितनी वायर थी। इफ़ 810 मीटर वायर इज स्टिल लेफ्ट, अभी भी उसके पास 810 मीटर तार बची हुई है। तो बताओ 10% का मतलब क्या होता है, 1/10, यानी कि 10 थी तो उसके पास 9 रहेगी, क्यों, क्योंकि एक तो क्या होगी, चोरी हो गई, ठीक है। फिर 70% का मतलब क्या होता है, 7/10, यानी कि पहले 10 थी तो अब कितनी रहेगी, 3, क्योंकि 7 तो उसने बेच दी। तो ओवरऑल क्या हुआ, शुरू में अगर उसके पास 100 थी तो अब कितनी रहेगी, 27। लेकिन आप कहोगे कि अब उसके पास क्या है, 27 नहीं है, कितनी है, 810, यानी कि 30 गुना। तो स्टार्टिंग में तार कितनी होगी बताओ, उसके पास 3000 मीटर तार होगी, है ना। कितनी तार होगी, 3000 मीटर। तो ये ओरल क्वेश्चन है, आप परसेंटेज का 5th लेक्चर देख लेना, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं लगेगा। अब देखो इसमें क्या कहता है, ये भी सेम वही जो 5th लेक्चर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है ये सारे के सारे। अब इन ए लाइब्रेरी 20% ऑफ द बुक्स आर इन हिंदी, यानी कि लाइब्रेरी के अंदर देखो काफ़ी सारी बुक्स होती है, वो अलग अलग लैंग्वेज के अंदर है, उनमें से 20% बुक्स क्या है, हिंदी में है। 50% ऑफ द रिमेनिंग, जहाँ पे भी ये रिमेनिंग वर्ड आए ना, तभी आप जो मैंने 5th लेक्चर के अंदर क्वेश्चन करवाए हैं, जो रिमेनिंग का कंसेप्ट है रेशियो मेथड से, आपको सिर्फ वो मेथड लगाना है, ठीक है, और सबको भूल जाओ। 50% जो रिमेनिंग बुक्स है वो इंग्लिश में है, एंड 30% ऑफ द रिमेनिंग आर इन फ्रेंच, और बाकी का 30% क्या है, फ्रेंच में है। एंड द रेस्ट 6300 बुक्स आर इन रीजनल लैंग्वेज, जो भी अलग अलग लैंग्वेज है, कोई मलयालम है, कोई कुछ है, ठीक है, उनके अंदर है। जो बाकी 6300 बुक्स बच गई, तो कहता है टोटल नंबर ऑफ बुक्स बता दो लाइब्रेरी में कितने हैं। मुझे बताओ, आपको 3% गिवन है, एक बार 20%, एक बार 50% और एक बार 30%, है ना। और तीनों के आगे क्या है, रिमेनिंग है, ठीक है। 20% का मतलब होता है 1/5, इसका मतलब 1/2, इसका मतलब 3/10, ये होता है। मैंने क्या कहा था, इनिशियल अगर उसके पास टोटल यानी कि 5 बुक्स थी, तो एक बुक किस में है, हिंदी में, तो बाकी कितनी बच गई, 4 बुक। ये 4 बुक बच गई जो हिंदी में नहीं है, रिमेनिंग। मैंने बताया था ना, इनिशियल और फाइनल लिखना होता है अपने को। 1/2 यानी कि टोटल 2 थी, तो उसमें से एक दूसरी लैंग्वेज में है, तो क्या बच गई, 1। टोटल 10 थी, उसमें 3 फ्रेंच में है, तो बाकी कितनी बच गई, 7 रिमेनिंग बच गई, है ना। तो ये कितना हो गया, 100, और ये कितना हो गया, 28। कहने का मतलब अगर टोटल 100 बुक्स है उस लाइब्रेरी में, तो इन 3 भाषाओं के अलावा, हिंदी, इंग्लिश और फ्रेंच के अलावा बाकी बुक्स कितनी बच गई, 28। लेकिन कहोगे ये 28 तो सर क्वेश्चन में 6300 की बना, तो कोई बात नहीं, 28 की वैल्यू कितनी है, 6300, और हमें निकालने किसकी है, 100 की। तो 28 पुस्तकों की वैल्यू 6300 रुपये है, तो क्या आप 100 पुस्तकों की वैल्यू नहीं निकाल सकते। 6300 को 28 से भाग कर दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो। मेरे को तो क्लियर दिख रहा है, ये 7 पे कट रहा है ना, 7 को 4 बार काटोगे और ये 9 पे, है ना। और ये कितना हो जाएगा आपका, 4 पे काट लो, 22, और ये कितना आएगा, 5। तो 22,500 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। कहाँ गया, 22,500, ये है। तो ये रिमेनिंग वाला कंसेप्ट है, बस इसने क्या कर दिया, हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच लैंग्वेज देके आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की है, बाकी कुछ भी नहीं है। अब इसमें देखो क्या कहता है, ये क्वेश्चन मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर करवाऊंगा, लेकिन जिन बच्चों ने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रखा है, ये क्वेश्चन उन बच्चों के लिए है। अगर नहीं पढ़ रखा एक बार चाहे आप स्किप कर देना, लेकिन ये कंसेप्ट वही है, रिमेनिंग वाला, ठीक है। ए मैन्युफैक्चरर सोल्ड हिज गुड्स टू होल सेलर एट 25% प्रॉफिट, यानी कि देखो पहले क्या होता है, मैन्युफैक्चरर होता है जो माल को प्रोड्यूस करता है, फिर वो माल किसको बेचता है, होल सेलर को बेचता है ना, बल्क में जो माल खरीदता है। फिर ये होलसेलर किसको बेचता है, रिटेलर को, जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं। और रिटेलर किसको बेचता है, कस्टमर को बेचता है, ठीक है। और हर क्या है, हर बंदा अपना अपना थोड़ा थोड़ा क्या रखता है, मार्जिन रखता है, प्रॉफिट रखता है। ऐसे ही इन्होंने किया है। मैन्युफैक्चरर पहले माल बेचेगा होलसेलर को कितने परसेंट पे, 25% प्रॉफिट पे। इसका मतलब ये हुआ 25% का मतलब होता है 1/4, यानी कि अगर मैन्युफैक्चरर ने 4 रुपये की कॉस्ट
उसने मतलब कि बियर की थी, तो ये माल कितने में बेचेगा, 5 में, क्योंकि 1/4 प्रॉफिट कमाता है। फिर होल सेलर की बारी आई, होल सोलर नहीं है, ये होल सेलर है ना, होल नहीं है, होल सेलर। द होल सेलर सोल्ड इट टू रिटेलर एट 20% प्रॉफिट। अच्छा 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, यानी कि 5 रुपये का सामान इसने कितने में बेच दिया, 6 में। रिटेलर के पास आ गया। अब ये रिटेलर ने इसको किसको बेच दिया, कस्टमर को 28% प्रॉफिट पे। अच्छा 28% का मतलब क्या होता है, 28/100, 4 पे काटोगे तो 7/25 आ जाएगा, यानी कि 25 वाली चीज़ इसने कितने में बेच दी, 32 में बेच दी। किसको, कस्टमर को। हो गया ये काम, ठीक है। देन फाइंड द, यानी कि ये अब मैं क्या करूँगा, जैसे रेशियो मेथड लगाते थे ना, मैं इसको वैसे ही लगा के दिखाता हूँ कि क्या मतलब है इसका। देखो 5 से 5 काट दो और ये आपका 100 आ गया, और ये कितना आ गया आपका 12 और 192, यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर सबसे पहले कौन था, मैन्युफैक्चरर, और सबसे लास्ट में कौन है, कस्टमर, ये किसकी कॉस्ट होती है, मैन्युफैक्चरर की होती है, और ये किसकी होती है, कॉस्ट कस्टमर की होती है ना, जो पैसा कस्टमर ने पे किया। अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स फॉर द मैन्युफैक्चरर इफ द कस्टमर परचेज्ड इट एट ₹9600, यानी कि कस्टमर ने इसको 9600 रुपये में खरीदा है। 192 की वैल्यू कितनी है आपकी, 9600 है ना। इसको आप 2 पे काट ही लो, ये लो 96 और 50, तो 96 की वैल्यू 9600 है, मतलब 100 से गुना किया गया है ना, तो 100 से गुना कर दो। तो मैन्युफैक्चरर के लिए वो माल कितने में तैयार हुआ था, 5000 रुपये में। जिस माल की कीमत कस्टमर को 9600 रुपये चुकानी पड़ी, वही माल ओरिजिनल रूप से बन के कितने में तैयार हुआ था, 5000 रुपये में, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन परसेंटेज जब मैं ये प्रॉफिट एंड लॉस जब मैं आपको कराऊंगा तो ये बच्चों का खेल लगेंगे आपको, ठीक है ना। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन होते हैं ये। इसमें देखो क्या कहता है, ये थोड़े अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसको हम बिल्कुल बेसिक मेथड से करेंगे, बिना कोई शॉर्ट ट्रिक का यूज करे, बेसिक मेथड से मैं आपको करवाता हूँ। देखो क्या है इसमें, ए मैन लॉस्ट हाफ ऑफ हिज इनिशियल अमाउंट इन द गैम्बलिंग आफ्टर प्लेइंग 3 राउंड। ये आदमी क्या है, एक जुआ खेलने गया, ये आदमी जुआ खेलने गया और इसने 3 राउंड के बाद 3 राउंड खेले, और 3 राउंड के बाद क्या हुआ इसके साथ, ये जितने पैसे लेके गया था ना अपनी जेब में, आधा उसका गवा दिया। मान लो 1000 रुपये लेके गया था, तो फाइनली अब उसकी जेब में कितने हैं, 500 रुपये है। अब तक की इन्फॉर्मेशन ये गिवन है, ठीक है। द रूल ऑफ गैम्बलिंग, अब देखो हर गैम्बलिंग के अपने रूल होते हैं, इन्होंने क्या रूल बना रखा है, द रूल ऑफ गैम्बलिंग इज दैट इफ़ ही विंस ही विल रिसीव ₹100। अगर वो जीत गया ना, मान लो वो राउंड खेलता है, कोई भी गेम है, अगर वो उस गेम में जीत गया, जो बंदा ये गैम्बलिंग खेल रहा है ना, जो बंदा ये बैटिंग कर रहा है, वो 100 रुपये उसको मिल जाएंगे। अगर वो बंदा गेम जीत गया तो उसको 100 रुपये मिल जाएंगे, बट ही हैज़ टू गिव 50% ऑफ हिज टोटल अमाउंट आफ्टर ईच राउंड। लेकिन देखो कंडीशन भी है, मान लो तुम एक बंदा ए है, वो गैम्बलिंग खेलता है, गैम्बलिंग करता है वो, है ना, जुआ खेलता है। अगर वो जीत गया किसी राउंड में तो उसको 100 रुपये मिल जाएंगे, लेकिन फिर क्या होगा, उसके पास पहले जितने पैसे थे और अब उसको 100 रुपये मिले, उसको मिला के उसके पास जितना पैसा हो गया ना, उसका 50% उसको वापस देना पड़ेगा, उसका 50% उसको वापस देना पड़ेगा। ये गैम्बलिंग की शर्त है, इन्होंने रख रखी है, अपने को कोई मतलब नहीं है। फिर कहता है लकीली ही वॉन ऑल द 3 राउंड, खुशकिस्मती से कहता है वो तीनों के तीनों राउंड ही जीत गया। फाइंड द इनिशियल अमाउंट एट द दैट ही हैड, उसके पास स्टार्टिंग में कितने पैसे थे। देखो वो ऐसा है कि 100 रुपये उसको मिलते भी हैं, अगर मिलते रहते, अगर उसको कुछ देना ना पड़ता, तो एक बात बताओ, तीनों राउंड देने के बाद उसको 300 रुपये फालतू मिलते ना, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, उसको 50% पैसा वापस देना पड़ रहा है। और आपसे पूछा है कि इनिशियली स्टार्टिंग में जब वो गया था कैसीनो में, तो उसके पास कितने पैसे थे, और आपको इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है कि जब वो कैसीनो से बाहर आया 3 राउंड खेल के और तीनों जीत के, तो उसकी जेब में आधे रुपए है जितने वो लेके गया था उससे, यानी कि 1000 लेके गया था तो अब 500 है, तो आपको बताना है कितने रुपए लेके गया था। मैं इसको बिल्कुल बेसिक से करता हूँ, ठीक है। मान लो वो पहले x रुपये लेके गया था, मान लिया मैंने पहले कितने रुपए लेके गया था, x, तो मुझे बताओ फाइनल उसके पास कितने रह गए, x/2। ये क्या है, इनिशियल, और ये क्या है, फाइनल। कोई डाउट नहीं है इसमें। तो अगर इनिशियली वो अपनी जेब में x रुपये लेके गया था, तो फाइनल उसकी जेब में आज x/2 रुपीज़ है। अब देखो हम कैसे करेंगे क्वेश्चन को सोल्व। अब क्वेश्चन के साथ जो इन्फॉर्मेशन गिवन है ना, उसको वैसे वैसे यूज करते रहो। पहला राउंड जब ये जीतेगा, इसके पास x तो पहले से ही थे, 100 रुपये इसको और मिल गए, समझ गए, 100 रुपये इसको और मिल गए, तो इसकी जेब में कितने पैसे हो गए, x + 100 हो गए।
अब क्वेश्चन गैम्बलिंग की शर्त क्या है कि उसको इसका हाफ अमाउंट क्या है वापस करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ अगर x + 100 है, इसमें से आधा वापस कर देगा तो इतना उसके पास बच गया, इतना उसके पास बच गया है ना, क्योंकि आधे का मतलब क्या होता है 2 से भाग कर दो, उतना दे दो और इतना अपने पास रख लो, बच गया। अब बारी आई सेकंड राउंड की। सेकंड राउंड में फिर वो 100 रुपीज़ जीत गया। तो मुझे बताओ इतने तो उसके पास अभी तक थे, अब वो 100 और जीतेगा तो इसमें 100 जोड़ोगे, इसमें 100 आप जोड़ दो तो ये कितना हो गया आपका x + 300/2 हो गया। अब इसके पास इतने पैसे हो गए, लेकिन फिर गैम्बलिंग की शर्त क्या है, उसको इसका आधा पैसा वापस करना पड़ेगा। आधा पैसा वापस करेगा तो आप कहोगे सर इसको 2 से भाग कर दो, इतना पैसा उसके पास फिर से बच जाएगा, इतना पैसा उसके पास फिर से बच जाएगा। मैं तो आपको समझा रहा हूँ तब इतना लिख रहा हूँ, अदरवाइज तो फटाफट लिखेंगे इसको, ठीक है। इतना बच गया। अब क्या करेगा, तीसरे राउंड की बारी आई, इसकी जेब में इतना पैसा बचा हुआ है। अब क्या करेगा, 100 रुपये इसको फिर मिल जाएंगे, इसको 100 रुपये फिर मिलेंगे तो x + 700/4 बच जाएंगे, ठीक है, ये बच गए। लेकिन इसको फिर से आधा पैसा तो वापस देना पड़ेगा, यानी कि फाइनली तो इसके पास इतना बच जाएगा, इतना बच जाएगा। कितने राउंड के बाद, 3 राउंड के बाद। लेकिन क्वेश्चन में तो आपको दे रखा है कि 3 राउंड के बाद इसके पास x/2 बचता है और हम कहते हैं इतना बचता है। तो मुझे बताओ क्या ये दोनों चीज़ें इक्वल नहीं होनी चाहिए? इक्वल होगी तभी तो बात बनेगी ना। x/2 तो इसको काट दो 4 पे, तो x कितना आ गया आपका 4x और ये माइनस के 700 है ना, तो 3x = कितना आएगा 700, x कितना आएगा 700/3। और हमारे को क्या निकालनी थी, x निकालनी थी कि वो शुरू में अपनी जेब में कितने पैसे लेके गया था। तो इससे इजी मेथड नहीं हो सकता इसका। मैं कहता हूँ हर क्वेश्चन के लिए अगर आप सोचोगे ना कि शॉर्टकट बताओ, ट्रिक बताओ, ये क्वेश्चन तो आप ट्रिक से सोल्व कर लोगे। एग्जाम में कोई नई चीज़ अगर पूछ ली तो वहाँ पे आपको ट्रिक कोई नहीं बताएगा, वहाँ पे आप उस क्वेश्चन को तभी सोल्व कर पाओगे जब ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आपने बिना ट्रिक के सोल्व करना सीखा है, और वो भी खुद से, है ना, बिना किसी टीचर की हेल्प से। आज मैंने एक क्वेश्चन करा दिया, आप डिफरेंट बुक सर्च करो, वहाँ पे आपको जैसे जैसे अलग अलग क्वेश्चन मिलते हैं, ऐसे ऐसे अजीब क्वेश्चन, आप उनको ट्राई करो। अगर फर्स्ट टाइम में आप उनको सोल्व कर पा रहे हो, इट मीन्स यू आर ऑन अ गुड ट्रैक, है ना। तो एग्जाम में भी आप उनको सोल्व कर दोगे। अदरवाइज मेरे अगर सोल्व कराने के बाद आप सोल्व कर पाते हो और नया क्वेश्चन नहीं कर पाते तो मतलब कि ज़्यादा बेनिफिट नहीं है आपका। तो हर क्वेश्चन की मैं ये बताना चाहता हूँ, ट्रिक के पीछे मत भागो। कुछ क्वेश्चन लॉजिकल होते हैं, ठीक है, वो मैथ का उसमें कम रोल होता है, रीजनिंग का उसमें ज़्यादा होता है। तो जिसकी रीजनिंग पावर ज़्यादा होगी ना, जिसकी इमेजिनेशन पावर ज़्यादा होती है, वो उन क्वेश्चन को ईजिली सोल्व कर देगा। इसमें देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं। द प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज बाय 30%। शुगर का प्राइस 30% कम हो गया। फर्स्ट मेरा प्रैक्टिस सेशन आप देख लेना, उसके अंदर मैंने 2 क्वेश्चन ऐसे ऐसे करवाए हैं। प्राइस 30% कम हो गया मतलब 100 से घट के कितना हो गया 70 हो गया। ये क्या है प्राइस। अगर आपको एक्सपेंडिचर पहले जितना रखना होता ना तो आप क्या करते, क्वांटिटी को 70 से बढ़ा के 100 कर देते। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं कहा गया है। कहता है द कंजम्पशन इज इंक्रीज्ड सो एज बाय हाउ मच % द कंजम्पशन शुड बी इंक्रीज्ड। कंजम्पशन कितना बढ़ाए सो एज द एक्सपेंडिचर विल डिक्रीज बाय 10% ओनली। एक्सपेंडिचर आपका 10% कम होना चाहिए, ठीक है। तो बताओ 10% कम होना चाहिए। अगर एक्सपेंडिचर आपको सेम रखना होता तो क्वांटिटी आप क्या करते, 70 से 100 करते। लेकिन अब 70 से 100 नहीं करनी है आपने एक्सपेंडिचर को 10 कम भी करना है, 10%। यानी पहले 100 करते थे तो कितना करना पड़ेगा आपको, 90 करना पड़ेगा। बस यही इस क्वेश्चन की खास बात होती है, और इससे आसान मेथड इस क्वेश्चन को सोल्व करने का है नहीं। अब बताओ मेरे को कंजप्शन कितना बढ़ाना चाहिए, 20 बढ़ाना चाहिए। कितने के पीछे, 70 के पीछे। 2/7 और 2/7 की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है बताओ, 2 × 1/7 की तो सभी जानते हैं ना, 14 और 2/7 होती है। तो मुझे बताओ 2 से मल्टीप्लाई करोगे 28 और 4/7%। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन ये मत समझना कि यहाँ पे मैं पहली बार करा रहा हूँ, मैं 4-5 क्वेश्चन ऐसे करवा चुका हूँ, और सिर्फ कटने वाले ही नहीं पढ़ने वाले भी मैं करवा चुका हूँ। तो मेरा फर्स्ट प्रैक्टिस सेशन आप देख लेना, उसके अंदर आपको पता लग जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ये एज इट इज क्वेश्चन है ये भी। द प्राइस ऑफ शुगर क्या हो गया आपका, इंक्रीज हो गया 20% से, यानी कि 100 से कितना हो गया 120। ये क्या है, प्राइस है आपका, ठीक है। अगर आपको एक्सपेंडिचर सेम रखना होता तो मैं कहता कि क्वांटिटी क्या हो जाती है आपकी, 120 से कितनी हो जाती, 100 हो जाती। लेकिन अब ऐसा नहीं है। पढ़ो क्या है, द बाय हाउ मच किलोग्राम। अब की बार परसेंटेज नहीं है, क्या है किलोग्राम है, वो तो कोई बात नहीं है, हम निकाल लेंगे। बाय हाउ मच किलोग्राम द कंजम्पशन इज डिक्रीज। कंजम्पशन में कितनी कमी करें,
सो एज एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज ओनली 5%। एक्सपेंडिचर बढ़े तो होंगे लेकिन सिर्फ 5% बढ़ेंगे, यानी कि 100 से बढ़ा के कितना कर दो 105। तो मुझे बताओ कंजम्पशन में कितना डिक्रीज करना चाहिए इसको, आप कहोगे सर 15 यूनिट, यानी कि 15 यूनिट होगी, ठीक है। और इसका ओरिजिनल कंजम्पशन कितना दे रखा है आपको 280, मतलब ये 120 की वैल्यू कितनी है 280 kg है, ठीक है। और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है 15 की वैल्यू निकालनी है। तो 120 की वैल्यू आपको 280 कोई बता रहा है जब, तो 15 की वैल्यू क्या होगी मेरे को बताओ। 15 8 120 होते हैं, तो मतलब इसको 8 से क्या कर दो भाग कर दो 3, और कितने बच गए आपके 5, ये तो ये 35 किलो की आपको क्या करनी पड़ेगी, कम खपत करनी पड़ेगी। और परसेंटेज में पूछता तो बहुत ही आसान है क्वेश्चन, 15 किलो कम करना पड़ेगा 120 के पीछे, यानी कि 1/8, और 1/8 का मतलब सभी जानते हैं 12.5% आंसर आ जाता है, ठीक है। तो आपको दोनों मेथड आने चाहिए कि परसेंटेज में भी और एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर भी, कोई फर्क थोड़े होता है, मेथड तो दोनों का सेम है। एज इट इज क्वेश्चन ये है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। प्राइस ऑफ शुगर बढ़ गया कितना 30%, यानी कि 100 से कितना हो गया 130 हो गया, ये क्या है प्राइस। मैं कहता हूँ अगर आपको एक्सपेंडिचर सेम रखना होता तो आप क्वांटिटी को 130 से कितना कर देते 100, लेकिन ऐसा नहीं है, एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाएगा कितना 10%, यानी 100 से ये 110 रुपये बढ़ाने को तो तैयार है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको। फाइंड द ओरिजिनल कंजम्पशन, हमारे को ओरिजिनल कंजम्पशन निकालना, और ये क्या कहता है देखो, ड्यू टू दिस द फैमिली यूजेज 40 किलोग्राम लेस शुगर, यानी कि पहले से 40 किलोग्राम उसने कम यूज करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा यहाँ पे बताना कितना है 20 रेशियो, 20 रेशियो की वैल्यू कितनी है 40 kg, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 20 kg आ गई, सॉरी 2 kg आ गई। आपको क्या पूछा है ओरिजिनल कंजम्पशन, ओरिजिनल का मतलब ये वाला, यानी कि 130 गुणा में 2, पहले वो कितना करता था 260 किलोग्राम चीनी का यूज करता था, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कंसेप्ट समझो, क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, कुछ भी चेंज करके आ जाए, मैं कहता हूँ अगर कंसेप्ट आपका क्लियर है ना और कैलकुलेशन आपकी बिल्कुल 100% एक्यूरेट है तो क्वेश्चन आपका गलत हो ही नहीं सकता। एज इट इज क्वेश्चन ये है, द प्राइस ऑफ शुगर आपके पास डिक्रीज हो गया, यानी कि 100 से कितना हो गया 70 हो गया, 100 से कितना हो गया 70, ये प्राइस है। क्वांटिटी, अगर मेरे को वही बात बार बार मैं बता रहा हूँ, अगर मेरे को एक्सपेंडिचर सेम रखना होता तो मैं क्वांटिटी को क्या करता 70 से 100 कर देता, लेकिन अब सेम नहीं रखना, एक्सपेंडिचर भी क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा कितना 16% से, मतलब पहले 100 था तो अब कितना हो जाएगा 84। तो मुझे बताओ ये जो क्वांटिटी है ये कितनी बढ़ गई आपकी 14 बढ़ गई। तो यही पूछा है फाइंड दी करंट कंजम्पशन, करंट का मतलब ये बताना है, और आपको 32 किलोग्राम ज़्यादा खरीद पाते हो आप, तो 14 की वैल्यू कितनी है 32 kg है, तो 14 रेशियो की वैल्यू अगर 32 kg है तो आपसे पूछा है 84 रेशियो की वैल्यू क्या होगी। मुझे क्लियर दिख रहा है ये तो इसका 6 गुना है, तो मैं कह दूंगा ये भी कितना होगा 6 गुना होगा, और 32 को 6 से करोगे तो कितना आएगा 192, तो 192 kg इसका क्या आ जाएगा बच्चों करंट कंजम्पशन आ जाएगा, ठीक है। कैसी भी वैल्यू पूछे आप निकाल दोगे आंसर। आपको जब 14 की वैल्यू क्वेश्चन में बता दी, 84 की वैल्यू पूछे तो आप छोटे बच्चों की तरह ऐसे थोड़े करोगे कि पहले 1 की वैल्यू निकालोगे। मुझे क्लियर दिख रहा है कि 84 जो है ना वो 14 का 6 गुना होता है, तो मैं इस कंजम्पशन को भी 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और आंसर आ जाएगा अपना। इसमें देखो क्या कहता है, द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 20%, शुगर का प्राइस 20% बढ़ गया, 20% क्या हो गया बढ़ गया। ड्यू टू दिस ए फैमिली परचेज 12 किलोग्राम लेस शुगर फॉर ₹300। ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बहुत करवाए हुए हैं कि देखो 300 रुपये आप दुकान पे डेली लेके जाते थे, लेकिन आज दुकानदार आपसे 20% पैसा एक्स्ट्रा मांग रहा है, तो बताओ मेरे को 20% ऑफ 300 कितना होता है 60 रुपये होता है। आप कहते हो कि मेरी जेब में सर पैसे तो नहीं है, आप मेरे को ऐसा करो इसके बदले में चीनी कम दे दो। वो दुकानदार आपको 60 रुपये में 12 किलो चीनी कम देता है, तो इसका मतलब ये चीनी के आज का भाव हो गया ना, यानी कि आज 12 kg चीनी वो आपको 60 रुपये में देने को तैयार है। यानी आप अपने घर जाते गाड़ी से और 60 रुपये लेके आते और इस दुकानदार को दे देते, तो आप उससे 12 किलो चीनी पा सकते थे, लेकिन अब नहीं पाई। इसका मतलब आज का भाव कितना ये है, तो बताओ 1 किलो चीनी का भाव कितना हो गया, आप कहोगे 5 रुपये पर kg, ठीक है। ये तो कोई डाउट ही नहीं है, आ गया आंसर आपका, ये क्या आ गया 5 रुपये पर kg आ गया। आपको क्या निकालना है करंट प्राइस, करंट का मतलब आज का प्राइस। अच्छा ओरिजिनल प्राइस निकालना हो तो कैसे निकालोगे मुझे बताओ। आपको पता है कि ये प्राइस क्या हो गया 20% बढ़ चुका है, मतलब ये जो 5 रुपये पर kg का प्राइस है ना ये बढ़ा हुआ प्राइस है, यानी कि ये 120% की वैल्यू है ना। तो आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। बताओ कितना आसान क्वेश्चन है, 120 से भाग कर दो और 100 से गुणा कर दो, यानी कि 6 और ये 5, 25 भाग में
6, यानी कि 6 चौके 24 और ये कितना आ जाएगा आपका 1/6, इतने रुपये आ जाएगा, है ना, इतने रुपये पर केजी। ये पुराना भाव हो गया ख़त्म। अच्छा, ओरिजिनल कंजम्पशन भी पूछ लिया और करंट कंजम्पशन भी पूछ लिया। देखो आपके पास 300 रुपये है, मैं कहता हूँ आपके पास 300 रुपये है। ओरिजिनल का मतलब पहले वाला चीनी का भाव कितना था, 25/6 प्रति किलो। तो क्या आप नहीं बता सकते क्या यहाँ से कि पहले कितनी चीनी खरीदता था ये, भाग में कितना आ जाएगा 25 और इंटू में 6, तो 25 कितने पे कटेगा ये आपका 12 पे, 12 6 के 72। तो पहले ये चीनी कितना खरीदता था 72 केजी। न्यू कंजम्पशन कितना हो जाएगा बताओ, करंट कंजम्पशन। अब ये 12 किलो चीनी कम पाता है, तो मतलब ये कितनी हो जाएगी 60 केजी, ये कितनी हो जाएगी 60 केजी। तो मैंने एक ही क्वेश्चन के जरिए आपको चारों क्वेश्चन के आंसर दे दिए कि जो भी एग्जाम में पूछे आप इजीली निकाल सकते हो। लेकिन फिर भी मैं आपको एक मेथड बताता हूँ। अगर आपसे क्या पूछा जाए, चीनी का भाव पूछा जाए, चाहे पुराना चाहे नया, तो आप ये मेथड यूज करो। लेकिन अगर आपसे सिर्फ कंजम्पशन पूछ लिया जाए ना पेपर में, तो आप ये मेथड मत यूज करना, क्योंकि इसमें आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, भाव निकालना पड़ेगा। जो चीज़ आपसे पेपर में पूछी ही नहीं, मेरे को बताओ वो हम क्यों निकालें। हमारे को डायरेक्ट कंजम्पशन पूछा है, कंजम्पशन हम निकाल सकते हैं। वो कैसे, अगर चीनी का भाव 20% बढ़ गया, यानी कि 1/5 बढ़ गया, 1/5 बढ़ गया, यानी कि 5 से 6 हो गया, तो आप कहोगे सर कंजप्शन हमारा कितना हो जाएगा, 6 से 5 हो जाएगा। नो डाउट 6 से 5 हो जाएगा। कितनी किलो चीनी कम करनी पड़ रही है अपने को, 12। एक रेशो की वैल्यू कितनी 12। तो मुझे बताओ 6 की वैल्यू कितनी 72 केजी और 5 की वैल्यू कितनी 60 केजी। देखो 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको पता लग गया ये 72 केजी और ये 60 केजी। तो मैं यही बताना चाहता हूँ, अगर कंजम्पशन का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, जैसे MTS में, CHSL में पूछा जा सकता है, CGL में तो नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अगर इसमें पूछा जाए तो आप ये वाला मेथड यूज करो, और ये तो ओरल कर सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि इस मेथड में पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, भाव निकालना पड़ेगा, ठीक है। और भाव निकालने के बाद आप क्या निकाल पाओगे, कंजम्पशन की क्वांटिटी निकाल पाओगे। लेकिन भाव जब आपसे पूछा ही नहीं, तो आप क्यों उसके चक्रों में पड़ते हो, ठीक है। आप डायरेक्ट ये वाला मेथड भी यूज कर सकते हो, बट अगर आपको नहीं समझ आता तो फिर आप इसी मेथड को यूज करो। ये मेथड आपको चारों आंसर दे देगा एक ही बार में। ये आपका इनकम एक्सपेंडिचर वाला क्वेश्चन आ गया। ए मैन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम। अब की बार मैं इसको एलिगेशन से करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, फटाफट की कैसे करते हैं। एलिगेशन में क्या होता है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर मान लो, यहाँ पे सेविंग, और 60% खर्च करता है। तो 60% का मतलब होता है 3/5, यानी कि 5 रुपये अगर इसकी इनकम है तो 3 वो खर्च कर देता है, 3 खर्च कर देता है, यानी कि 2 रुपये वो बचा लेता है, ठीक है। इफ़ इज इनकम इंक्रीजेज बाय 50, देखो लेकिन ये वही क्वेश्चन आ गया, इनकम 15% बढ़ी है और एक्सपेंडिचर भी 15% बढ़े हैं, तो अगर दो वैल्यू सेम आती है तो आप एलिगेशन अप्लाई नहीं कर सकते। और आई थिंक ये सेम क्वेश्चन मैं एज इट इज़ क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ, और इसका आंसर भी कितना आता है आपका 15% आता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम कर चुके, रिपीट हो गया ये। इसमें क्या कहते हैं, देखो इफ़, इसमें कहता है आपसे इफ़ 16 and 2/3, ये कितना होता है 1/6, 16 and 2/3 ऑफ ए नंबर इज एडिड विद इटसेल्फ। एक नंबर में उसका अगर हम 16 and 2/3 ऐड कर दें तो नया नंबर कितना हो जाएगा, 4956 आ जाएगा। तो बताओ ओरिजिनल नंबर कितना है। ये तो फर्स्ट प्रैक्टिस सेशन में मैंने बहुत क्वेश्चन करवाए हैं ऐसे, यानी कि एक नंबर में उसका 1/6 जोड़ दो। 1/6 का मतलब अगर ओरिजिनल नंबर 6 है तो उसमें एक क्या कर दो, आप ऐड कर दो। तो मुझे बताओ नंबर 6 से कितना हो जाएगा 7, और आपको 7 की वैल्यू दे रखी है 4956। तो 7 से 49, 7 8 56। तो बताओ 6 की नहीं निकाल सकते आप, आसानी से निकाल दोगे। 8 6 48 और 6 7 42, तो 4248 आपका क्या हो जाएगा आंसर। ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, और एक नहीं 4 क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये हम इनकम एक्सपेंडिचर वाले कर ही चुके क्वेश्चन। अपना स्पेंड करता है कितना 75%, इनकम बढ़ गई 20% और एक्सपेंडिचर बढ़ गए उसके 10%, सेविंग में परसेंटेज चेंज बताओ। तो ये क्वेश्चन मैं एलिगेशन से करके दिखा देता हूँ आपको। एक्सपेंडिचर, सेविंग्स, इनका रेशो कितना, एक्सपेंडिचर 75 तो सेविंग कितनी 25, यानी कि 3:1 आ गया। इनकम बढ़ी कितनी 20%, 20% बीच में लिखो। एक्सपेंडिचर कितने 10%, और ये कितने x। अब मुझे बताओ 20 में से 10 गए 10, तो 1 की वैल्यू कितनी 10, तो 3 की वैल्यू कितनी 30। यहाँ पे 20 बड़ा है तो यहाँ पे x बड़ा होएगा, तो यानी x में से आपने 20 घटाए होगे तो 30 आया होगा ना। x कितना हो गया 50, तो 50% सेविंग आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ये सेम क्वेश्चन है। 6 and 2/3% बता दो पहले, तो क्या होता है 6 3 18 और 2 20, 20/3 और 100 से डिवाइड करते हो तो कितना आ जाएगा 1/15। अगर आपको नहीं ऐसे याद रहता है ना, तो मैं कहता हूँ टाइम वेस्ट करने के बजाय है फटाफट निकाल लो, 2-3 सेकंड का टाइम लगना है। और पेपर में कितने क्वेश्चन आएंगे ऐसे, एक क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, तो 2-4 सेकंड में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बट शर्त यह है कि आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए। आप जल्दबाजी में इसको 1/15 की जगह 1/16 लिख जाओ, 1/12 लिख जाओ, उससे तो लाख गुना अच्छा है ना कि ऐसे लिखो इसको, ठीक है। अगर उसमें से सब्ट्रैक्ट किया जाता है, अब की बार क्या है सब्ट्रैक्ट का मतलब एक नंबर अगर 15 है, ओरिजिनल नंबर अगर 15 है
आप उसमें से एक क्या कर देते हो, सब्ट्रैक्ट कर देते हो, यानी कि नंबर 15 से कितना हो जाता है, 14 हो जाता है। ठीक है, तो रिजल्ट कितना आता है, 5670, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है, 5670। 14 चौके 56 और 14 पंजे 70, तो इसको 405 से मल्टीप्लाई कर दो। आपसे क्या पूछा गया है, ओरिजिनल नंबर, तो 15 गुणा में 405, जो भी आंसर होगा आप निकाल लेना, यही आपका आंसर आएगा। ठीक है, इसमें देखो क्या कहता है, ऐसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं सेम करवा चुका है ना, रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन। मैंने बताया था ना कि ये 5700 का क्या है, ये 1.5 गुना है। तो मतलब अगर ये एक्सपेंडिचर इसके 2 है तो सेविंग कितनी है, 1 है। मतलब इसकी इनकम कितनी है, टोटल 3 है। इनकम कितनी है, 3, और 3 का ये 2/3 क्या कर देता है बच्चों, खर्च कर देता है। ठीक है, आसान है ये क्वेश्चन, कर चुके हम, सेम क्वेश्चन है, ये भी हम कर चुके हैं। ये 9000 है, ये 13500, इसका क्या है, 1.5 गुना है। ये दोनों क्वेश्चन रिपीट हो गए गलती से, है ना। इसमें क्या कहता है, इफ़ 930 इज एडिड इन ए नंबर देन द नंबर बिकम्स दिस % ऑफ इट सेल्फ। अगर एक नंबर में हम जोड़ दें कितना, 930, तो वो खुद का 444 सही 4/9% बन जाता है। पहले तो मुझे ये बताओ इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी, तभी बात बनेगी, है ना। इसको मैं कर दूं क्या, 400% तो अलग कर देता हूँ, और 44 सही 4/9% अलग कर देता हूँ। 400% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, 4, और इसकी कितनी होती है, ये 1/9 है, तो ये कितनी हो जाएगी, 4/9, 9 चौके 36, 40/9, यानी कि ये नंबर क्या हो गया आपका, खुद का 40/9 बन जाता है। इसका मतलब है पहले 9 था तो अब कितना बन गया, ये 40। अब की बार बढ़ा नहीं है ये, जैसे पिछली बार था ना कि 16 से 2/3% बढ़ गया और हम ऐड करते थे, यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये हो गया। होने का मतलब पहले 9 था तो अब कितना हो गया, 40 हो गया। और आपको क्या है, 930 ऐड किया है, तो मुझे बताओ 9 से 40 हो गया तो आपने कितने ऐड किए, 31 रेशो, और 31 रेशो की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 930। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 30। आपसे पूछा क्या है, ओरिजिनल, ओरिजिनल कितना है, ये 9, 9 गुना में 30 कितना आएगा, 270। तो पिछले क्वेश्चन को दोबारा देख लेना आप, और आप देख लेना फ़र्क क्या है। वहाँ पे कहता था कि 16 and 2/3, वहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, देखो क्या है, 6 and 2/3 आपको सब्ट्रैक्ट किया है नंबर में से, तो रिजल्ट इतना हो जाता था। ये सब्ट्रैक्ट किया है आपने, है ना, यानी कि 1/15, यानी कि 15 में से आप एक सब्ट्रैक्ट करोगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको देखो क्या गिवन है, यहाँ पे आपको गिवन है कि नंबर खुद का इतने % हो गया, मतलब पहले नंबर 9 था तो अब कितना हो गया, 40 हो गया। बस इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में यही फ़र्क है। इसमें देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को यूँ लगा लो आप, कोई बच्चा सही कर पाता होगा, और करेगा तो XY मान के पता नहीं कितना लेंथी कर देगा, और मैं इसको बिल्कुल ऐसा, आपकी सोच चेंज हो जाएगी कि क्वेश्चन को सोचते कैसे हैं परसेंटेज में। ठीक है, इस तरह का मेथड आपको मैं बताऊंगा। द अमाउंट ऑफ वर्क इन ए फैक्ट्री इंक्रीजेज बाय 50%। इसका मतलब ये है, एक फैक्ट्री है, मान लो वो कुर्सियाँ बनाती है, चेयर बनाती है, और उसमें काम जो है ना वो 50% बढ़ गया। सिंपल सी बात ये है, अगर काम फैक्ट्री का 50% बढ़ गया, अगर मज़दूर हम 50% बढ़ा दें तो सारी समस्या ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि काम, मान लो 100 मज़दूर है एक फैक्ट्री में, मान लो कितने हैं, 100 मज़दूर है, और हर मज़दूर एक दिन में 100 चेयर बनाता है, हर मज़दूर एक दिन में 1 चेयर बनाता है, और फैक्ट्री का टारगेट है कि एक दिन में 100 चेयर बन जानी चाहिए, तो बन जाएगी। लेकिन नेक्स्ट डे क्या हुआ, काम का प्रेशर ज़्यादा होने की बजाय, ज़्यादा होने के कारण क्या हो गया, आपको 150 चेयर बनानी पड़ेगी, क्योंकि 50% बढ़ गया। तो आप मुझे बताओ, एक आदमी 1 चेयर बनाता था, तो 150 चेयर बनाने के लिए 150 मज़दूर रख लो, है ना। यानी कि 50% काम बढ़ा और 50% मज़दूर बढ़ गए, तो समस्या ख़त्म हो जाएगी, कोई समस्या नहीं है। लेकिन इसने क्या कर रखा है, इट इज़ नेसेसरी बाय व्हाट % इज इट नेसेसरी टू इंक्रीज द नंबर ऑफ वर्कर, यानी कि नंबर ऑफ वर्कर को कितने % से बढ़ाया जाए। अगर इसके अलावा और कोई कंडीशन ना गिवन होती तो आप बोल देते कि अगर आपका वर्कलोड 50% बढ़ गया ना, तो आप अपनी वर्किंग पावर को भी क्या बढ़ा दो, 50% बढ़ा दो, आपकी समस्या खत्म होएगी। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। देखो, टू कंप्लीट द वर्क इन प्रीवियस टाइम इफ़ द प्रोडक्टिविटी ऑफ द न्यू लेबर इज 25% मोर देन द प्रीवियस लेबर। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि जो नई लेबर आप रखोगे ना, मतलब 100 मज़दूर तो आपके पास काम कर रहे हैं, वो तो करते रहेंगे, लेकिन जो नई लेबर रखोगे उसकी जो काम करने की अक्षमता है, जो उसकी प्रोडक्टिविटी है, जो उसकी एफिशिएंसी है, वो पहले वाले मज़दूरों से 25% ज़्यादा है। मतलब पहले वाला मज़दूर अगर एक दिन में 1 चेयर बना सकता है, तो नया मज़दूर जो आएगा वो एक दिन में 1.25 चेयर बना देगा। समझ गए, इसका मतलब ये है। तो देखो, मैं कहता हूँ आप सब बातों को भूल के, मैंने जो पहली लाइन बताई आपको कि काम अगर 50% बढ़ गया तो वर्कर भी क्या कर लो, आप 50 बढ़ा लो, वर्कर भी क्या कर लो, 50 बढ़ा लो। मैं मानता हूँ कि मज़दूर पहले कितने थे, 100 थे, अब 50% बढ़ाओगे तो मतलब 50 बढ़ाओगे। लेकिन आप कहोगे सर ये जो 50 आपने बढ़ाए हैं ना, इसको 50 बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि 50 तो हम तब बढ़ाते जब इनकी एफिशिएंसी भी पुराने मज़दूरों के बराबर होती।
लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब इनकी एफिशिएंसी तो उससे 25% ज़्यादा है। 25% का मतलब होता है कितना, 1/4, यानी कि पुराने मजदूर की एफिशिएंसी अगर 4 है तो इसकी कितनी है, 5 है। तो मुझे बताओ इनमें एफिशिएंसी में और नंबर ऑफ वर्कर में रेशियो क्या होना चाहिए। जब मैं आपको टाइम एंड वर्क बताऊंगा तो ये आपको ओरल क्वेश्चन लगेगा, ठीक है। ये मैंने डिफरेंट चैप्टर से कुछ क्वेश्चन इसलिए डाले हैं ताकि जिन बच्चों ने वो चैप्टर पढ़े हुए हैं, जैसे प्रॉफिट लॉस है, रेशियो प्रोपोर्शन है, एलिगेशन है, टाइम एंड वर्क है, उनका भी कुछ बेनिफिट हो उसके। जिनको बिल्कुल कुछ नहीं आता तो ये क्वेश्चन आप स्किप कर देना। जब टाइम एंड वर्क खत्म होएगा तब आप इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे, आपको खुद पता लग जाएगा कि इस क्वेश्चन का लेवल कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ अगर उनकी एफिशिएंसी सेम होती तो 50 वर्कर हमें नए रखने पड़ते, लेकिन अब आप कहोगे सर अगर पुराने वर्कर की एफिशिएंसी 4 थी ना तो नए वर्कर की तो 5 है। तो मैं कहता हूँ फिर नंबर ऑफ वर्कर बता दो मेरे को कितने रखे। आपको 5:4 में रखो, यानी कि पहले अगर आपको 5 वर्कर चाहिए थे ना, अब सिर्फ उतना काम आपका 4 वर्कर कर देंगे। तो मैं कहता हूँ 4/5 यानी कि 40 वर्कर रख लो नए बस। यानी कि जो 50 चेयर आपको एक्स्ट्रा बनानी है ना, वो 50 रखने की जरूरत नहीं है उसके लिए मजदूर, कितने रख लो, बस 40 रख लो। क्यों 40 वर्कर, मैंने कहा था ना एक वर्कर एक दिन में 1.25 टेबल बना देगा, तो इसका मतलब क्या हुआ 50 ही टेबल तो एक्स्ट्रा बनानी है ना, तो उन 50 टेबल को कितने मजदूर एक्स्ट्रा बना देंगे, 40, ठीक है। तो आपको बस ये समझना है कि ये उनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 4 से 5। तो उनकी वर्किंग पावर अगर 4 से 5 है तो नंबर में वो कितने हो जाएंगे, 5 से 4। तो 50 रखने की जरूरत नहीं है, आप उसका 4/5 रख दो, यानी कि सिर्फ 40 मजदूर नए रख दो, आपका काम बन जाएगा। तो पहले कितने थे, 100 मजदूर थे, 40 नए, तो कितना आंसर आ गया आपका 40%। तो कार्यक्षमता कितनी बढ़ाई जाए, 40%। तो 40% इस क्वेश्चन का आंसर है। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा था, लेकिन मैंने डिटेल में सारा इसको एक्सप्लेन कर दिया है। अब आपको ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए लेबर वर्क्स 60 आवर पर वीक एंड ही अर्न्स 2400 रुपये एज वेजेस। मतलब एक मजदूर है वो एक वीक में 60 घंटे काम करता है और 2400 रुपये कमा लेता है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ़ हिज पर आवर वेजेस इज इंक्रीज बाय 40%, हर एक घंटे में जो उसको पैसा मिलता है, मान लो हर एक घंटे के मजदूर को हम 30 रुपये देते हैं, तो वो अब क्या कर दिया आपने 40% से बढ़ा दिया, बढ़ गई। एंड ड्यूरेशन ऑफ वर्क इज रिड्यूस्ड बाय 16 एंड 2/3%। लेकिन क्या हुआ, आपने उसको प्रति घंटे की मजदूरी तो बढ़ा दी, लेकिन आप अपना खर्चा ज़्यादा ना बढ़े इसके लिए आप पहले उसको दिन में 10 घंटे काम देते थे, तो अब आपने क्या कर दिया, वो 16 से 2/3% से कम कर दिया। मतलब जैसे आप उसको 6 घंटे काम देते थे तो उसका 1/6 यानी कि 1 घंटा कम कर दिया। अब आप उसको कह रहे हो कि आप मेरी फैक्ट्री में सिर्फ 5 घंटे ही काम करोगे, ठीक है। ये मतलब है इस क्वेश्चन का। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन हिज इनकम, उसकी इनकम में कितना चेंज आएगा आपको ये बताना है। तो इस क्वेश्चन में ये 60 रुपीज़ पर आवर और ये 2400 रुपये का कोई काम नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे परसेंटेज चेंज पूछा गया है। तो जब भी कंपैरेटिव वैल्यू पूछी जाती है ना, तो एब्सोल्यूट वैल्यूज का कोई रोल नहीं होता क्वेश्चन में, ठीक है। अब मुझे बताओ आप, जो मजदूर की टोटल इनकम होगी ना, वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है टोटल इनकम। एक तो नंबर ऑफ आवर्स, जितने घंटे वो काम करेगा उस पर, है ना, इनटू वेजेस पर आवर, है ना, वेजेस पर आवर, यही तो होता है फॉर्मूला। भाई मजदूर ने 10 घंटे काम किया और 1 घंटे के उसको 30 रुपये मिलते हैं, तो बताओ टोटल कितने पैसे मिलेंगे, 300, ठीक है। और ये तो फिर किसका क्वेश्चन हो गया, रेशियो मेथड का क्वेश्चन हो गया। आपने वेजेज उसकी 40% बढ़ाई, 40% का मतलब होता है 2/5, यानी कि 5 से कितनी कर दी, 7। और काम ये होता है 1/6, यानी कि घंटे उसके 6 से कितने कर दिए, 5। ये 5 से 5 कट गया, यानी कि उसकी जो टोटल मजदूरी है, उसकी जो टोटल इनकम है मजदूर की, वो 6 से कितनी हो जाएगी, 7, यानी कि 1/6 बढ़ जाएगी। और इसको क्या बोलते हैं, 16 एंड 2/3%, यानी कि उसकी इनकम 16 सही 2/3% बढ़ जाएगी। तो जिसको रेशियो मेथड आता है उसके लिए ये क्वेश्चन बच्चों वाला है, ठीक है। तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहता है द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज़ 1,89,000। एक पूरे टाउन की पॉपुलेशन 1,89,000 है, जिनमें से 4/9 क्या है, मेल्स है और बाकी क्या है, फीमेल है। तो मेल और फीमेल लिख लो। मेल कितने हैं, अगर टोटल 9 है तो उसमें 4 मेल है, तो बाकी 5 क्या हो गए, फीमेल होगी। ये तो बात खत्म। 50% ऑफ द मेल्स आर मैरिड, उसमें से 50% मेल्स क्या है, मैरिड है। बच्चों 50% मेल क्या है, मैरिड है। मैंने ये क्वेश्चन बहुत बार आपको ऐसे करवाए हुए हैं कि इन क्वेश्चंस को सोल्व करने का तरीका क्या होता है। एक ही टाउन की हम बात कर रहे हैं, अगर मेल 50% मैरिड है और फीमेल निकालनी हो और मेल फीमेल का रेशियो भी आपको गिवन हो, तो बताओ क्या होता है फॉर्मूला निकालने का। आप कहोगे सर इनका रेशियो अगर 4 से 5 है ना, तो इनकी जो मैरिड पॉपुलेशन का रेशियो होगा ना, वो 5 से कितना होगा, 4 होगा।
मैरिड पॉपुलेशन का, है ना। तो 5 की वैल्यू अगर 50 है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी 40%। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस शहर में कितने परसेंट औरत मैरिड है तो आप कह देना 40% औरत मैरिड है। तो देखो ये क्या है, परसेंटेज विवाहित महिला की संख्या ज्ञात करो, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैरिड फीमेल। तो कितनी आ जाएगी आपकी 40%। 40% फीमेल क्या है, मैरिड है। यानी कि मेल और फीमेल का रेशियो कितना है बच्चों, 4 से 5। मेल कितने मैरिड है 50%, फीमेल हमने निकाल लिया कितनी मैरिड है 40%। ऐसे क्वेश्चन मैं पहले आपको करवा चुका हूँ, ठीक है, नए क्वेश्चन नहीं है। आपको क्या निकालना है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैरिड पॉपुलेशन। अब पूरी पॉपुलेशन में कितने परसेंट लोग मैरिड है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन बन गया। 4 को 50 से गुणा करो, 5 को 40 से गुना करो और नीचे क्या कर दो 4 + 5 9। ऐसा क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ आपको। 400/9% आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो पूरी शहर में 400/9% लोग क्या है, मैरिड है। बस इस क्वेश्चन का यही आंसर है। और ये पूछ लेता कि कितने लोग मैरिड है, मतलब काउंटिंग में बताओ, तो जनसंख्या कितनी है 1,89,000। मुझे बताओ क्या आप 1,89,000 का 400/9% नहीं निकाल सकते? बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो। कैसे निकलेगा, इंटू 1,89,000 इंटू 4/9 आ जाएगा ना। तो ये 9 पे काट देना, 9 2 जा 9 1 जा, तो कितना आ जाएगा आपका 84,000। पूरे शहर में 84,000 लोग क्या है, मैरिड है। तो अगर आप नंबर में भी पूछा जाता क्वेश्चन तो नंबर में भी आप निकाल लेते। घबराए मत करो, परसेंटेज, नंबर, फ्रैक्शन, डेसिमल सब कुछ एक ही है। आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। परसेंटेज में पूछा परसेंटेज में दे दो आंसर, एब्सोल्यूट वैल्यू में पूछा है एब्सोल्यूट वैल्यू में दे दो, उससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, ठीक है। अब ये देखो, ये अच्छे क्वेश्चन है। ये जिस बच्चे को एलिगेशन आता है उसके लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। तो आप ये मान लो, जिसको एलिगेशन नहीं आता है एक बार आप उस क्वेश्चन को स्किप कर देना। जब एलिगेशन पे आओगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बच्चों वाले बन जाएंगे, ठीक है। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 6,000। एक शहर की जनसंख्या 6,000 है। मेल इंक्रीज होगी 5% और फीमेल इंक्रीज होगी 9%। एंड द पॉपुलेशन विल बिकम 6500। देखो, मेल भी इंक्रीज होगी, फीमेल भी इंक्रीज होगी, तो सिंपल सी बात है टोटल पॉपुलेशन भी इंक्रीज होगी। कितनी इंक्रीज होगी, 1 साल के बाद 6,000 से 6500 होगी। तो मुझे बताओ इसमें इंक्रीज कितना हुआ परसेंटेज की फॉर्म में, 500 इंक्रीज हुआ कितने के पीछे, 6,000 के पीछे। तो परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी, ये आप कहोगे परसेंटेज वैल्यू होगी आपकी 50/6। ये कितनी होगी 50/6% क्या होगी, इंक्रीज होगी टोटल पॉपुलेशन की हम बात करें तो। देखो एलिगेशन क्या कहता है, मेल फीमेल टोटल पॉपुलेशन। बताओ मेल कितने बड़े 9%, मेल कितने बड़े सॉरी 5%, फीमेल कितनी बड़ी 9%, टोटल पॉपुलेशन कितनी बड़ी 50/6%। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा जब एलिगेशन में, तो आपको बताऊंगा कि यहाँ पे जो फ्रैक्शन होती है ना, उस फ्रैक्शन से बचने की कोशिश किया करो। हर रेशियो, हर परसेंटेज को आप 6 से क्या कर दो, गुणा कर दो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कितना हो गया ये बताओ 30, ये कितना हो गया 54 और ये कितना हो गया 50। तो मेल फीमेल का बताओ रेशियो नहीं निकाल सकते आप, बहुत आसानी से निकाल सकते हो। 54 में से 50 गए 4 और 50 में से 30 गए 20, तो 1:5। 1:5 आपसे पूछे क्या, फाइंड द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल। टोटल जनसंख्या कितनी थी 6,000, 6 की वैल्यू 6,000, तो ये 1,000 हो गए और ये कितने हो गए 5,000 हो गए। देखो इस क्वेश्चन में क्लियर ये नहीं बोला गया है कि मेल फीमेल की जो जनसंख्या है वो अब वाली प्रेजेंट वाली पूछी गई है या इनिशियल वाली पूछी गई है। तो पेपर में तो ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, उसमें तो आपको क्लियर लिखा मिलेगा कि प्रेजेंट वाली बताओ या स्टार्टिंग वाली बताओ, ठीक है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ये तो क्या है प्रेजेंट, ये सॉरी स्टार्टिंग वाली है ना, इनिशियल है, क्योंकि इनिशियली थे ना कितने 6,000 लोग इनिशियल थे। अगर आपसे स्टार्टिंग की पूछ लेता तो क्या होता, देखो मेल थे 1,000 और फीमेल थी कितनी 5,000। तो मुझे बताओ मेल में कितने परसेंट की वृद्धि हुई थी 5,000, तो फाइनल कितने हो जाएंगे, सॉरी 5%, तो फाइनल कितने हो जाएंगे आपके 5%, इसका कितना होता है 50, तो यानी कि 1,050। फीमेल में कितने की वृद्धि हुई 9% और इसका 9% कितना होता है 450 होता है, तो कितनी हो जाएगी 5450। तो इनिशियल पूछे फाइनल पूछे, निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब इनिशियल निकल गया तो उसमें परसेंटेज वृद्धि आपको दे रखी है तो निकाल दो, ठीक है, वो तो बहुत आसान है। लेकिन पेपर में आपको गिवन होगा क्लियरली कि इनिशियल पूछी गई है या फाइनल, ठीक है। ऐसे ऐसे मैं 3-4 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। अभी आपको देखो ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया ना, ये देखो पॉपुलेशन एक टाउन की कितनी है एट प्रेजेंट, देखो एट प्रेजेंट 5,000 है। ये पॉपुलेशन कितनी है बच्चों, एट प्रेजेंट 5,000 है। मेल्स इंक्रीज हो गए 6% और फीमेल होगी 14%। देन द पॉपुलेशन विल बिकम 5540 आफ्टर 1 ईयर। ये निकालना है। फाइंड द नंबर ऑफ मेल्स एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट देखो ये एट प्रेजेंट ही दे रखे हैं और एट प्रेजेंट ही पूछे हैं, तो यहाँ पे एट प्रेजेंट का मतलब ये नहीं है कि
अब वाली संख्या यानी कि 1 साल के बाद वाली नहीं, ये एट प्रेजेंट वर्ड इसने यहाँ यूज कर रखा है और इसके लिए क्या कर रखा है आफ्टर 1 ईयर। तो एट प्रेजेंट का मतलब यहाँ पे क्या है, वो इनिशियल वाली निकालनी है, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है, देखो 5540 होगी 5000 से बढ़ के, तो मुझे बस ये बता दो परसेंटेज में कितनी बढ़ गई। आप कहोगे 540 बढ़ गई ओवर 5000 इंटू 100, तो यानी कि ये कट गया 54/5 यानी कि 10.8 टोटल पॉपुलेशन बढ़ गई। मेल कितने बढ़े आपके 6%, फीमेल कितनी बढ़ी 14% और टोटल कितने बढ़े 10.8। तो आप इसमें से मेल फीमेल का रेशियो निकाल लो, ये कितना आ गया 3.2, ये कितना आ गया 4.8 यानी कि 2:3। टोटल थे 5000, उसको 2:3 में बांट दो, मेल कितने 2000, फीमेल कितनी 3000। आपसे क्या पूछा है मेल, तो यही आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। खत्म क्वेश्चन। ये पढ़ो क्या कहता है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन एज इट इज। पॉपुलेशन एक विलेज की कितनी है 9600 है, मेल और फीमेल 8% और 5% से इंक्रीज हो गए। देन द पॉपुलेशन विल बिकम दिस आफ्टर 1 ईयर, ये तो 1 साल के बाद होएगी, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ मेल्स एट प्रेजेंट, आपसे क्या है प्रेजेंट की, मतलब प्रेजेंट वाली पूछी है, 1 साल बाद की नहीं पूछी, ठीक है ना। जैसा पिछला क्वेश्चन था सेम क्वेश्चन है, तो वही बताओ 9600 और इसमें कितना फ़र्क आ गया। आप कहोगे 400 और 272 672 बढ़ गई पॉपुलेशन कितने के पीछे 9600 के पीछे, है ना। ये तो ये कट जाएगा और ये 6 पे कट गया, तो यानी कि 6% बढ़ गई। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मेल फीमेल, मेल कितने बढ़े 8%, फीमेल कितनी बढ़ी 5%, टोटल पॉपुलेशन कितनी बढ़ी 6%। तो बताओ मेल फीमेल का रेशियो नहीं निकाल सकते, ये कितना आ गया 1:2। टोटल कितनी है 9600 को 1:2 में बांटना कितना मुश्किल है, ये कितने हो जाएंगे 3200, ये कितनी हो जाएगी 6400। आपसे पूछा क्या गया है पुरुषों की संख्या ज्ञात करो, तो यही आपकी क्या है पुरुषों की संख्या, ठीक है। तो मैंने ऐसे ऐसे लगातार 3 क्वेश्चन आपको करवा दिए ताकि जिस बच्चे का एलिगेशन वीक है उसकी एलिगेशन की भी रिवीजन हो जाए, ठीक है ना। ये देखो ये मार्क्स वाले क्वेश्चन है, ये तो बहुत ईजी है। ए स्टूडेंट ऑब्टेन 36% मार्क्स देन ही फेल्ड बाय 32 मार्क्स बट when he scores 48% मार्क्स ही पास्ड बाय 64 मार्क्स। तो यानी कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है 12। अगर ये 12% नंबर ज़्यादा ले लेता है तो पहले 32 नंबर से फेल होता था, अब 64 नंबर से पास होता है, मतलब कि 64 + 32 96 का फ़र्क आ गया, है ना। 96 का फ़र्क आ गया। 12% की वैल्यू ये, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई बताओ 8 आ गई। आपसे पूछा है पासिंग परसेंटेज, ऐसा क्वेश्चन आज के सेशन में मैंने कराया स्टार्टिंग में, ठीक है। तो पास होने के लिए देखो उसको कितने परसेंट चाहिए थे, मेरे को ये बता दो। 36% तो उसने लिए थे और 32 नंबर से फेल भी हुआ था, तो मतलब इतने चाहिए थे, है ना। आपको परसेंटेज निकालनी है, तो परसेंटेज कैसे निकालोगे, देखो इस 32 नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो। मैं कहता हूँ 8 नंबर 1% के बराबर है, तो आप कहोगे सर इससे तो 32 जो नंबर है ना वो 4% के बराबर होने चाहिए। मैं कहता हूँ हाँ ठीक बात है, तो ये 36 प्लस में 32 को लिख दो आप 4%, तो यानी कि 40% आपका क्या आ जाएगा आंसर। पास होने के लिए आपको कितने परसेंट मार्क्स चाहिए, 40% मार्क्स चाहिए। बहुत आसान काम है। ये देखो ये सिर्फ क्या है वही वोट वाला क्वेश्चन है, मुझे लगता नहीं है कि इसको करवाने की जरूरत है, मैं इतने करवा चुका हूँ वोटिंग वाले क्वेश्चन, इलेक्शन वाले क्वेश्चन। ये तो उसका बच्चा भी नहीं है, ठीक है ना, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये तो। इसमें देखो ये आपके आगे एरिया और वॉल्यूम के अंदर जो हम परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज निकालते हैं, ये उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है देखो, द हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज डिक्रीज्ड बाय 6.25%। अच्छा 6.25% होता कितना है पहले तो ये देख लो, है ना। ये होता है 1/16। आप परसेंट खत्म करके 6 and 1/4 से करके भी देख सकते हो, क्या आ जाएगा आपका 1/16 आ जाएगा, ठीक है। ये घट गई। देखो कौन की आपसे लास्ट में पूछा जाएगा क्या, वॉल्यूम के बारे में बात आएगी। अच्छा कौन की वॉल्यूम क्या होती है 1/3 πr²h। मैंने कहा था इसी इसको कंसीडर करना है। रेडियस को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे। ये क्या है हाइट क्या हुई है डिक्रीज हुई है ना, हाइट डिक्रीज हुई है। रेडियस भी डिक्रीज होगी क्या 216 सेंटीमीटर। यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू नहीं गिवन है, रेडियस रिड्यूस होके नई रेडियस जो है ना वो कितनी होगी आपकी 16 होगी, मतलब पहले जितनी भी थी नई कितनी होगी 16 होगी, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ द कोन डिक्रीज बाय 40%। और ऐसा करने से जो पूरे कोन की वॉल्यूम है ना वो क्या होगी 40% कम होगी। तो कहता है रेडियस ऑफ द न्यू कोन इज हाउ मच परसेंट या हाउ मच लेसर देन द प्रीवियस कोन। मतलब पहले वाले कोन जो नया अब जो कोन है ना जो बनेगा उसकी रेडियस पहले वाली रेडियस से कितने कम है, कितने सेंटीमीटर कम है। तो देखो मैंने आपको ये बता रखा है कि कोन की वॉल्यूम का जो क्वेश्चन आता है रेडियस में क्या चेंज हुआ है हमारे को तो पता ही नहीं है, लेकिन मैं मान लेता हूँ रेडियस पहले x थी तो अब कितनी होगी y। ऐसा तो हुआ होगा ना, चेंज तो हुई होगी, पक्की बात है ये तो, ठीक है। और रेडियस की मल्टीप्लाई कितनी बार होती है 2 बार, ये होगी। और हाइट आपकी 6.25% से कम हुई है, मतलब 16 से कितनी होगी 15। ऐसा करने से जो ये वॉल्यूम है
वो क्या होगी आपकी 40% कम होगी। 40% का मतलब क्या होता है आपका 2/5, यानी कि 5 से घट के वॉल्यूम कितनी होगी आपकी 3। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो बताओ ये रेशियो कैसे आता था, आप इन तीनों की मल्टीप्लाई करते थे ना, यानी कि 16x² डिवाइड बाय 15y² इक्वल टू क्या आता था आपका 5/3, ऐसे ही तो करते थे, ठीक है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से क्या आ जाएगा आपका x² बाय y² आ जाएगा, है ना, 5/3। ये 40% यानी कि 2/5 और क्या डिक्रीज होगी, ठीक है। तो ये आपका कितना आएगा 5/3, और ये 16/15 क्या हो जाएगा आपका 15/16, तो ये 75, और ये आपका कितना आ जाएगा 48। 3 पे काट दो इसको, है ना, 25 और 16। तो बताओ x² बाय y² ये है, तो x बाय y कितना हो गया 5/4 हो गया। तो यानी कि रेडियस क्या थी, पहले अगर 5 थी तो अब कितनी होगी 4। तो रेडियस अगर पहले 5 थी तो अब कितनी होगी 4। अब बताओ ये जो आपको दे रखी है रिड्यूस होने के बाद कितनी होगी 16, तो मतलब 4 की वैल्यू कितनी है 16, तो 5 की वैल्यू कितनी 20, ठीक है। 4 की वैल्यू 16 है तो मतलब 4 गुना है ना, तो ये 20। तो आपसे पूछा है कितनी कम होगी, लेसर, तो 16 पहले थी अब होगी कितनी 20 पहले थी अब होगी 16, तो कितने सेंटीमीटर कम होगी 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर है। ये क्वेश्चन वही है, ठीक है, लेकिन इसका लेवल थोड़ा सा क्या है बढ़ा दिया गया है। लेवल भी कुछ नहीं है, जिसको परसेंटेज, मेरे सारे के सारे लेक्चर जिसने परसेंटेज के देखे हैं, रेशियो मेथड जिसको क्लियर हो गया उसके लिए ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ आप क्या करो, जिस चीज़ के बारे में आपको पता नहीं ना, आप ये मान लो कि वो x से y होगी, रेडियस को 2 बार करना है x से y, हाइट 16 से 15, तो बताओ यहाँ से आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हो। यानी कि पहले रेडियस 5 थी तो अब कितनी होगी 4, 5 से घट के 4, नई रेडियस आपको 16 दे रखी है, कितनी कम हुई 1, और 1 की वैल्यू कितनी है आपकी 4, तो 4 यहाँ से भी आप आंसर निकाल सकते हो सीधा, ठीक है। ये है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है। द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इंक्रीज्ड बाय 43%, वॉल्यूम 43% बढ़ गई, हाइट रिड्यूस होगी कितनी 15 सही 5/13 से। तो पहले तो आपको 15 सही 5/13 की मैं वैल्यू निकाल के दिखा देता हूँ। अगर किसी बच्चे को कुछ भी नहीं आता ना वो भी निकाल सकता है। इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाओगे तो ये आ जाएगी, इसको 100 से क्या करोगे डिवाइड, तो कितनी आ जाएगी 2/13, ठीक है, ऐसे निकाल लिया करो। रिड्यूस होगी, रिड्यूस का मतलब हाइट पहले अगर 13 थी तो अब कितनी रहेगी 11, और वॉल्यूम के अंदर हाइट क्या होती है, देखो ये क्या सिलेंडर, सिलेंडर की वॉल्यूम होती है πr²h, हाइट कितनी बार मल्टीप्लाई होती है एक बार, तो मैंने एक बार लिखा है, ठीक है। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया में चेंज बताओ। मुझे बता दो कर्व्ड सरफेस एरिया होता क्या है, 2πrh होता है, तो h में तो डिफरेंस आपको चेंज दे ही रखा है। अगर रेडियस में हमारे को चेंज पता लग जाए तो मैं कर्व्ड सरफेस एरिया में चेंज निकाल सकता हूँ। रेडियस में कैसे निकालूंगा, पिछले क्वेश्चन की तरह x से y, क्योंकि 2 बार होती है मल्टीप्लाई, 2 बार लिख दिया। फाइनल वॉल्यूम कितनी बढ़ गई 43% बढ़ गई, मतलब पहले 100 थी तो अब कितनी होगी 143 होगी। अब मैं बताओ इसको क्या करूँगा, 13x² अपॉन 11y² इक्वल टू कितना हो गया 100 अपॉन में 143, 11 से चाहिए इसको काट भी दो आप, है ना, 11 और ये 3, तो ये कितना हो जाएगा आपका x² बाय y² 10/13 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि x बाय वाई कितना आ गया आपका 10/13, है ना। यानी कि क्या पहले रेडियस अगर 10 थी तो अब कितनी होगी 13 होगी, बस यही तो मतलब है। अच्छा अब कर्व्ड सरफेस एरिया में निकालना है आपको चेंज। अगर रेडियस में चेंज पूछा जाता तो क्या कह देते आप, रेडियस जो है ना वो इंक्रीज होगी आप कितने 30% से, क्योंकि रेडियस 10 से क्या होगी 13, मतलब 30% बढ़ गई। लेकिन आपको कर्व्ड सरफेस एरिया में पूछ लिया तो कोई बात नहीं, आर और एच की एक एक बार मल्टीप्लाई कर दो। रेडियस तो 10 से कितनी होगी 13, और जो हाइट है वो क्या होगी आपकी 13 से कितनी होगी 11, 13 से 13 कट गया, 10 से कितनी होगी 11, तो 10 से 11 का मतलब 10% क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया आपका इंक्रीज हो जाएगा, 10% क्या हो जाएगा आपका इंक्रीज। इसने पूछ रखा ना परिवर्तन ज्ञात करो, तो ऐसा पूछना गलत है। परिवर्तन का मतलब तो बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, तो ये यहाँ पे जब भी परिवर्तन गिवन होगा तो इसके ऑप्शन में लिखा होना चाहिए कि ये 10% क्या है इंक्रीज है, तभी तो इसका ऑप्शन सही होंगे ना, अदरवाइज ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ये देखो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज इंक्रीज्ड बाय 119.7%। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बच्चा यहाँ पे गलती कर देता है कि ये इंक्रीज बाय है, यानी कि इतने तो बड़ी है ये, मतलब पहले 100 थी तो 119.7 बढ़ गई तो होगी कितनी 219.7 होगी। इस क्वेश्चन का मतलब ये है, समझ गए ना। मान लो मैं कहता हूँ एक नंबर 10% बढ़ गया तो क्या बताओ ये नया नंबर 10 हो गया, नहीं, पहले अगर 100% था तो अब कितना हो गया ये 110%। यही तो क्वेश्चन है कि ये इतने परसेंट से बढ़ गया, मतलब ये 100 में क्या करोगे आप जोड़ोगे, यानी कि पहले अगर वॉल्यूम 100 थी ना तो अब ये 219.7 होगी, क्योंकि 119.7 बढ़ गई। तो मैं कहता हूँ इसको दोनों तरफ 10-10 से गुणा कर दो ना, ताकि ये पॉइंट हट जाए, ठीक है ना। तो पहले वॉल्यूम अगर 1000 थी तो अब कितनी होगी 2197, और रेडियस इसकी इंक्रीज होगी कितनी
व्हेन इट्स रेडियस इज इंक्रीज्ड, जब इसकी रेडियस, देखो स्फेयर है, मेरे को बताओ स्फेयर की वॉल्यूम क्या होती है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये तो सिर्फ रेडियस पे डिपेंड करती है ना, रेडियस जिस हिसाब से घटेगी बढ़ेगी वॉल्यूम उस हिसाब से घटेगी बढ़ेगी, ठीक है। तो इसको रेडियस को आपने 3 बार मल्टीप्लाई किया तो आपको ये क्या चेंज दे रखा है वॉल्यूम में। तो मुझे बताओ वॉल्यूम में इतना चेंज आया है तो रेडियस में क्या आएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट वाला चैप्टर आप देख लेना, इसका क्या करोगे आप, क्यूब रूट करोगे। क्यों, क्योंकि रेडियस क्या मल्टीप्लाई हुई है, 3 बार मल्टीप्लाई हुई है ना। तो यही आ जाएगा आपका 2197। तो ये 10 होता है इसका क्यूब रूट, इसका 13 होता है, तो ये 30% क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यही पूछा है, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन टोटल सरफेस एरिया। सरफेस एरिया में चेंज पूछा है, तो रेडियस 10 से 13 होगी, सरफेस एरिया बताओ क्या होता है, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, यानी एरिया में रेडियस की मल्टीप्लाई कितनी बार होती है, 2 बार। तो 10 से 13 और 10 से 13, तो बताओ कितना हो गया एरिया, 100 से 169, तो कितना बढ़ गया, 69%। 69% इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। अगर आपसे रेडियस में चेंज पूछा जाता तो ये हो जाता, अगर एरिया में पूछ लिया तो 69% हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। और ये बात आपको पता होनी चाहिए कि वॉल्यूम अगर 1000 से बढ़ के 2197 हुई है तो रेडियस इसका क्यूब रूट हो जाएगी। रेडियस 10 से बढ़ के कितनी हो जाएगी, 13। क्यों, क्योंकि रेडियस 10 से 13, 10 से 13, 10 से 13 हुई होगी, तभी तो वॉल्यूम 1000 से 2197 हुई होगी ना। तो जब वॉल्यूम का आपको रेशियो दे रखा है तो रेडियस पे पहुंचना है, तो वापस क्या कर दो आप, क्यूब रूट कर दो, ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूँ। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। एक मैं आपका परसेंटेज का एक और लेक्चर लूँगा जिसमें और अच्छे क्वेश्चन के साथ हम मिलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।